हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज करंट अफेयर की सेकंड क्लास में लूंगा आपकी, जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक साल में आपकी न्यूज़ रही है, उनमें जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम परकाचिक ग्लेशियर। ठीक है, अभी ग्लेशियर में क्या हुआ है, कितना हुआ, मतलब वो ये बर्फ ही कम हो रही होगी यार ग्लेशियर में, और क्या होएगा। तो उस पर इतना टेंशन नहीं लेनी, बस ये करना है कि ग्लेशियर कहाँ पे था। तो परकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे आपका, लद्दाख में। ठीक है, और रिसर्च या स्टडी किसने की है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ये कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, कहाँ पे हेडक्वार्टर है ना, कोई अगर चेयरमैन उसका अगर मतलब कोई प्रोमिनेंट न्यूज में हो तो ही वो कर लेना। तो इंस्टीट्यूट हो गया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और ग्लेशियर कौन सा है, पाराकाचिक परकाचिक ग्लेशियर लद्दाख में, बस ये याद रखना है। परकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे आपका, लद्दाख में। अब रीजन तो वही है यार, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, इसमें कोई मतलब पढ़ाने वाली वो बात नहीं है ना। टाइम उस पर वेस्ट ना करें, हम ये बेसिक चीजें हैं। हम तो सीधा हाइट करें पॉइंट, अच्छा कोई लोकेशन है, कोई रीजन, वहां पे कुछ चीज है तो क्या रीजन था उसका, ये सब ना। एक नेक्स्ट इज बाटा गाई का क्रेटर। ठीक है, तो बाटा गाई का क्रेटर का है आपका, रशिया के अंदर। ठीक है, परमाफ्रोस्ट फ्रोस्ट ग्लेशियर था, यानी कि अब यहाँ पे भी आइस मेल्ट हो गई है। तो वो सब वही शो कर रहा है कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बाटा गाई का क्रेटर, बाटा गाई का क्रेटर कहाँ है, रशिया के अंदर। कल एक क्रेटर और पढ़ा था हमने एमपी के अंदर, याद है किसी को? ऐसे बस याद आना चाहिए मेरे को, क्रेटर देखते कि याद आ गया, एक एमपी के अंदर और पढ़ा था। तो जिसने रिवीजन किया होगा उसको याद होगा, वो कल एक क्रेटर और पढ़ा था एमपी के अंदर, टेलर ग्लेशियर। ठीक है, तो टेलर ग्लेशियर कहाँ है आपका, अंटार्कटिका। एक सेकंड, हाँ अंटार्कटिका दिख रहा, अंटार्कटिका। बस इतना याद रखना है, टेलर ग्लेशियर का है यहाँ पे अंटार्कटिका में। तो यहाँ पे द ग्लेशियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइज ब्लड फॉल्स, तो ऐसे लाल लाल दिखते हैं ब्लड फॉल्स, टेलर ग्लेशियर। और ये किस कारण होता है, ये द रेड ह्यू इन द ब्लड फॉल्स इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आयरन रिच नैनोस्फीयर। तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं नैनोस्फीयर, आयरन रिच होते हैं वो, इसलिए इनका रेड कलर आ जाता है। ब्लड फॉल्स कहाँ पे, टेलर ग्लेशियर अंटार्कटिका, आयरन रिच नैनोस्फीयर, बस ऐसे कीवर्ड याद रखने हैं। अबाउट खास प्लेट्यू। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में कई बार आ जाता है लोकेशन, कोई प्लेट्यू आ जाएंगे तो उसमें से एक खास प्लेट्यू है। तो ये कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में, बस ये याद रखना है। द खास प्लेट्यू नोन एज खास पत्थर, यहाँ पे क्या होता है, ऑल्सो नोन एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज साइट है 2012 में। यहाँ पे फ्लोरल कारपेट, मतलब अच्छी काफी फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल कारपेट हर साल आता है। ठीक है, पुणे के पास है, महाराष्ट्र में। वट इज वेर इज सिगूर प्लेट्यू। देखो ऐसे बस है ना, जो दो तीन प्लेट्यू कोई न्यूज में है तो उससे मैच द फॉलोइंग करा लेगा। तो खास प्लेट्यू आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सिगूर प्लेट्यू कहाँ पे आपका, तमिलनाडु। सिगूर प्लेट्यू का है आपका, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। वाटरमेलन स्नो। ठीक है, ये वाटरमेलन स्नो कहाँ फिनोमेना मिलता है, यूएसए के अंदर आपका उटाह में। ठीक, उटाह देखो, watermelon snow is a captivating natural phenomenon observed in the snowy mountains regions including Utah, where the snow takes on the red and pink hue. The captivating result of the, इसका अब देखो रीजन क्या है इसके पीछे, इसका रीजन है ग्रीन एल्गा ब्लूम, नोन एज काइलेंडोमोनस निविलास। तो यह किस, इसका रीजन क्या है, जो ग्रीन एल्गा ब्लूम होता है वहां पे, उसके कारण। और ऊपर भी एक था टेलर ग्लेशियर, वहां पे क्या था, आयरन रिच नैनोस्फेयर के कारण वो रेड कलर दे रहा था। मोब्ला श्रिंक। ठीक है, तो जो मोब्ला माउंटेन है, इसको रूफ ऑफ द यूरोप बोलते हैं। ये सॉर्बिक्यूज कई बार आ जाता है, तो वैसे इसलिए मैंने कहा बता दी कि श्रिंक हो रहा है, डिफरेंट रीजन है, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन इसको पता होना चाहिए। रूफ ऑफ द यूरोप किसको बोलते हैं, मोब्ला माउंटेन। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये, आप देखो ये तीनों रिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना। अब मेन बात है कौन कौन सी प्लेट इसको सराउंड कर रही है, वो देखना है। इट इज डाइवर्जेंस ऑफ थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये उधर हो गया आपका अफ्रीकन प्लेट या फिर नूबियन प्लेट, इधर आपकी सोमालियन प्लेट। ठीक है, इधर सोमालियन है, और थर्ड है आपकी अरेबियन प्लेट। तो ये तीन प्लेट्स इसको सराउंड करती है, याद रखना है। नूबियन या अफ्रीकन प्लेट, फिर सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। रियो ग्रांडे रिवर क्वेश्चन आ चुका है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे कि आर्टिफिशियल बैरियर लगाया था माइग्रेंट्स को रोकने के लिए। तो ये तो देखो न्यूज का पार्ट हो गया है ना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे माइग्रेंट को रोकने के लिए क्या किया, या फिर किसने, जज ने वहां पे उसको पनिशमेंट किया, मना किया उसको, वो सब कहानी है। कहानी कोई नहीं पूछ रहा, पढ़ना हो तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो।
ठीक, पेपर में क्या आएगा, रियो ग्रांडे के बारे में आएगा। तो रियो ग्रांडे क्या बनाती है, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए आपको मेनली। अब बच्चे क्या करते हैं, कहानी में उलझे रहते हैं, कहानी में उलझने से टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। हेलमंड रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, तो हेलमंड रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में, ईरान और अफगानिस्तान। कल मैंने एक टेरिटरी और बताई थी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है ना। ऐसे याद होने, एन से नाम था, नोगो कुछ करके, बस इतना याद आएगा, वहां पे एग्जाम में कर लोगे। नगोर्नो काराबाग। शाबाश शाबाश। ठीक है, तो ये किसके, ईरान और अफगानिस्तान के जो हेलमंड रिवर डिस्प्यूट है। माउंट किलिमंजारो, अब देखो माउंट किलिमंजारो, अंजलि शर्मा ने अभी चढ़ी है माउंट किलिमंजारो पे, ये पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट है। दूसरा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे है, इट इज इन द सदर्न अफ्रीका, तांजानिया के अंदर है। और इसमें देखो, माउंट किलिमंजारो इज अ डोरमेंट वोल्केनो, ये स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। तो एक डोरमेंट वोल्केनो है, इट इज द हाईएस्ट समिट इन द कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की हाईएस्ट समिट है माउंट किलिमंजारो, एंड द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सिंगल स्टैंडिंग फ्री माउंटेन इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। तो ये फैक्चुअल बात है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ककोवा डैम, ककोवा डैम कहाँ पे, यूक्रेन के अंदर, ठीक है, ककोवा डैम। और कौन सी रिवर के ऊपर, होंदा निप्रो रिवर, डी साइलेंट है, निप्रो रिवर, यूक्रेन के अंदर, ककोवा डैम। ठीक है, अब देखो फ्यूजीवारा इफेक्ट, ये न्यूज में चल रहा है फ्यूजीवारा इफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है, इसमें इसमें दो साइक्लोन होते हैं। हाँ, तो देखो एक साइक्लोन ये रहा मान लो, तो ये दोनों साइक्लोन सेम डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, है ना, और एक कॉमन सेंटर पॉइंट की तरफ, तो ये सेम डायरेक्शन घूम रहे होंगे कॉमन सेंटर पॉइंट की तरफ। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट में क्या होता है, दो साइक्लोन घूमते हैं सेम डायरेक्शन में। तो मान लो नदर्न हेमिस्फीयर में पता ही है कैसे डायरेक्शन घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो जब दो साइक्लोन सेम इंटेंसिटी की लगभग, है ना, तो अगर उस पैरेलल पैरेलल घूम रहे हैं तो उसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूजीवारा इफेक्ट। फ्यूजीवारा इफेक्ट इज व्हेन टू साइक्लोन रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एंड कम क्लोज एंड एंगेजिंग इन एन इंटेंस रोटेशनल डांस। तो ये एक पॉइंट के अराउंड दोनों घूमते रहते हैं आसपास, इसको बोलते हैं फ्यूजीवारा इफेक्ट। रिसेंटली ये हरिकेन इडालिया एंड फ्रैंकलिन, ये दो स्विलिंग नियर द साउथ यूएस कोस्ट के वहां पे देखा गया है फ्यूजीवारा इफेक्ट। इतना भी अगर आइडिया हो ना आपको, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा, कोई डीप नहीं पूछ रहा, बस वो ये पूछेगा फ्यूजीवारा इफेक्ट इज रिलेटेड टू साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ऐसे पूछेगा, तो एक बेसिक आइडिया भी होगा तो आप कर लोगे इसको। डीप में जाएगा तो ये पूछ लेगा कितने साइक्लोन है, कैसे है, एक डायरेक्शन में करते हैं, वो दो तीन बातें वहां से सेलेक्ट और एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी। अब ये देखो अगला क्या है, हरी क्वेक, तो समझ जाओगे हरिकेन प्लस अर्थक्वेक। तो जब ये दोनों एक साथ आ गए थे यहाँ पे सदर्न कैलिफोर्निया में, तो इस नाम को दे दिया हरी क्वेक। तो हरिकेन आया और वहां पे अर्थक्वेक भी आ गया साइमल्टेनियसली, दिस इज हरी क्वेक। बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जाम में, आपने सब चीजें पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना है, कामली पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल बाउंसर जाएंगे, मान सकते हैं उनको, वो छोड़ देना, परेशान नहीं होना उनको, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप दिमाग लगा के कर लोगे वहां पे, सिलेक्ट और एलिमिनेट। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन भी न्यूज में है। तो इसमें क्या होता है, बॉम्ब साइक्लोन में एकदम से प्रेशर बहुत लो हो जाता है। देखो अब तक तो साइक्लोन हो गया, ऊपर से बॉम्ब और लगा दो उसका, आगे सोचो, तो एक कॉमन सेंस ही कहेगी भाई ठीक है, बहुत इंटेंसिफाइड साइक्लोन होगा ये। अब दो तीन इसकी बातें देख लो, कि एक तो ये क्या है, इट बॉम्ब साइक्लोन इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना, तो ट्रॉपिकल से बाहर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना है, दैट डेवलप्स बाय द प्रोसेस ऑफ बॉम्बोजेनेसिस। तो साइक्लोन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस या फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है ना। जैसे मान लो, और जो आपका जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो बॉम्ब साइक्लोन के प्रोसेस को पढ़ने को बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इट इज अ प्रेशर सिस्टम दैट डेवलप्स अपॉन कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जब जैसे मान लो ये वार्म एयर मास है, ठीक है, और ये आपका कोल्ड है। वैसे तो टेम्परेट साइक्लोन ऐसे बनता है, ठीक है ना, वार्म और कोल्ड एयर मास मिलते हैं टेम्परेट। तो इसमें भी दोनों ये सिस्टम है कि वार्म और कोल्ड जब मिलेंगे तब इसमें वार्म वाला बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। ठीक है, इट इज अ प्रेशर सिस्टम दैट डेवलप्स वन कॉन्टेक्ट वार्म एयर मास विद द, और लो प्रेशर एयर मास विद द कोल्ड एयर मास और हाई प्रेशर मास। A low pressure system is said to be bomb cyclone if the pressure drops by 24 millibars within 24 hours। ये इंपॉर्टेंट बात थी, प्रेशर तो लो हो गया, पर कितना लो हो गया, कब उसको बॉम्ब साइक्लोन कहेंगे, जब हम कहेंगे जब 24 आवर्स के अंदर 24 मिली बार से अगर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसे साइक्लोन को बोल देंगे बॉम्ब साइक्लोन। बस ये डेफिनेशन याद रखनी है। द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन टू एयर मासेस कॉजेस विंड्स टू इंटेंस, अगेन वो जब बढ़ जाएगा, बहुत इंटेंसिव विंड्स बढ़ेंगी, बारिश आएगी, ये सब कॉमन बातें हैं। ठीक है ना, द अर्थ रोटेशन कॉजेज द विंड्स टू ब्लो इन साइक्लोनिक मैनर
फॉर इंस्टेंस नदर्न हेमिस्फीयर, अगेन मैंने बता दिया काउंटर क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर मूव करती है कोरोलिस इफेक्ट के कारण, ये बेसिक बात है, पता है आपको। सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे करेंगे क्लॉकवाइज। सच बाइक लीड टू हैवी स्नोफॉल ब्लिजर्ड्स, ठीक है, बिकॉज क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में ना, तो इसलिए स्नोफॉल और ब्लिजर्ड्स हो रही है वहां पे यूएस में। दे टेंड टू सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब एवरीडे लाइफ बेसिक, बस दिमाग में आ गया फ्यूजीवारा इफेक्ट, दो साइक्लोन घूम रहे हैं, ठीक है। बॉम्ब साइक्लोन, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिलके इंटेंसिफाई लो प्रेशर कर रहे हैं, 24 मिली बार्स प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ड्रॉप हो गया इन 24 आवर्स, बस इतना हो गया, और क्या करना है, बाकी तो कर ही लोगे बेसिक चीजें। तो ऐसे दो तीन बातें याद रखनी है फिनोमेना के बारे में, तो हो जाएगा। जो जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, डीप में जा रहे होते हैं, और तो हमें कुछ भी याद नहीं होता, ये पढ़ने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा काम करो कि आपको याद रहे चीजें, इसलिए हम लिमिटेड पढ़ते हैं, तीन चार चीजें पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम में देखेंगे सिलेक्ट और एलिमिनेट क्या हो रहा है। इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, अब ये देखो इंडियन ओशियन डाइपोल में, अब बहुत फिनोमिना है, पढ़ते रहोगे, बस मैं तो इतना याद रखता था इंडियन ओशियन डाइपोल में जब पॉजिटिव रहेगा ना, तो अरेबियन सी के अंदर गर्मी हो जाएगी, बस ये देखो वार्मर अरेबियन सी नॉर्मल, ये आपका इंडिया है, इधर अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जब अरेबियन सी आपका क्या है, वार्मर है, तो वो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं उसको। तो जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, क्यों, यहाँ पे एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी, कन्वेक्शन होएगा, आपकी बारिश हो जाएगी, ठीक है, कन्वेक्शन, ठीक है, उसके बाद आपकी बारिश हो जाएगी। अब देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अरेबियन सी है वो क्या है, वार्मर देन नॉर्मल है, नॉर्मल टाइम से। तो यहाँ पे जब एयर राइज करेगी तो बारिश हो जाएगी, तो इंडिया में बारिश ज्यादा होती है, पॉजिटिव इंडियन ओशन है। वहां पे यही पूछता है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो बारिश होगी इंडिया में ज्यादा है कम होगी, तो ज्यादा होगी, नेगेटिव होएगा तो कम होगी, क्योंकि फिर उसमें कंडीशन रिवर्स हो जाती है, ये अरेबियन सी कोल्डर हो जाता है और बे ऑफ बंगाल आपका क्या हो जाता है, आपका वार्मर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वार्मर अरेबियन सी, मोर रेनफॉल इन इंडिया। अब एल नीनो में क्या होता है, देखो जब भी एल नीनो आता है, और एक होता है ला नीना, ये आपको पता ही है बेसिक, मैंने तो ऐसे याद करके ला नीना, ठीक है। ला नीना मतलब बारिश लेके आ, तो बारिश ज्यादा होती है इंडिया में। तो इसका उल्टा क्या होगा, एल नीनो, एल नीनो के टाइम बारिश कम होगी। तो जब एल नीनो में बारिश कम होती है और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी आ गया, तो कहीं ना कहीं वो एल नीनो के इफेक्ट को कम कर देगा। समझ रहे हो बात को, भाई एल नीनो क्या कर रहा था, आपकी बारिश को कम कर रहा था, और पॉजिटिव आईओडी क्या कर रहा है, आपके बारिश को बढ़ा रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है कि पॉजिटिव आईओडी वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एल नीनो के इम्पैक्ट को, हाँ करता है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है, एल नीनो का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर फिनोमिना एल नीनो, ये थोड़ा लाइटर फिनोमिना है, तो उतना ज्यादा भी नहीं कर पाता, ये आगे बढ़ाऊंगा आपको मैं, देखो इंडियन ओशियन डाइपोल इज एन ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन दैट अकर्स इन द इंडियन ओशियन। तो ओशियन का और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन है, इंडियन ओशियन में होता है। इट एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू इफेक्ट ऑफ एल नीनो, ये बोला था मैंने कि एल नीनो को काउंटर, ये स्टेटमेंट सीधी आ जाएगी वहां पे, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल एक्ट एज अ, या दे दो, या वैसे भी दे सकता है इंडियन ओशियन डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव लिखे ना लिखे, क्योंकि वो फिनोमिना पॉजिटिव वाला तो करेगा काउंटर बैलेंस, तो इट काउंटर बैलेंस टू द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, तो आंसर हो जाएगा ठीक, यस। While El Nino disrupts the normal weather patterns, positive IOD can help mitigate the impact of to some extent in the neighboring area. ये मैंने बताया था, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या करता है, मिटिगेट कर देता है, कम कर देता है। करंटली द आईओडी इज अ न्यूट्रल फेस, अभी न्यूट्रल में है, ठीक है। हवर इसको छोड़ो, क्या कर रहा है, आने वाले टाइम में कह रहे हैं पॉजिटिव में आएगा, तो अगेन रेनफॉल ज्यादा होगी। अब देखो पॉजिटिव आईओडी हैज अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। इट टिपिकली इंक्रीजेस रेनफॉल अलोंग द अफ्रीकन कोस्टलाइन एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी क्या करता है, रेनफॉल बढ़ा देता है। कन्वर्सली इट सप्रेसिस रेनफॉल ओवर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल सप्रेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर सिंक कर रही है, यहाँ पे एयर राइज कर रही है। जहाँ पे एयर राइज करेगी हमेशा वहां बारिश ज्यादा होगी, जहाँ सिंक करेगी वहां हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी, और आपकी क्या होगी, रेनफॉल कम हो जाएगी। However, it is important to note that the impact of IOD on rainfall is relatively weaker compared to the influence of El Nino। ये मैं बता रहा था, कंपेयर करेंगे तो एल नीनो का इफेक्ट ज्यादा होता है रेनफॉल के ऊपर, और आपका आईओडी का कम होता है। बस ये बेसिक दो तीन बातें आपको याद रखनी थी। एक तो कैसे, एक तो यहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी, अरेबियन सी वार्मर हो जाता है, दूसरी बात काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है, तीसरी बात कहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है कहाँ कम है, और चौथी बात रिलेटिवली वीकर है आपके कंपेयर टू एल नीनो के। बस हो गया। सुपर एल नीनो प्रेडिक्टेड इन द फॉर 2024। अब एल नीनो है यानी कि बारिश कम हो रही है, सुपर एल नीनो मतलब और इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और बारिश कम हो जाएगी, यही होगा, ठीक है। तो इस साल में कह रहे हैं बारिश कम होगी, क्योंकि सुपर एल नीनो प्रेडिक्टेड है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट 2024 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
एटलीस्ट 1.7 बार हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग एल नीनो, ठीक है। इससे क्या होगा, मानसून वीक हो जाएगा, एयर कंडीशन के रिड्यूस रेनफॉल बेस। द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो टेंड्स टू बी मोर प्रोनाउंस इन द नदर्न इंडिया कंपेयर टू सदर्न रीजन। ये स्टेटमेंट बनती है क्वेश्चन, वहां पूछेगा कि एल नीनो का इम्पैक्ट नदर्न इंडिया में ज्यादा होता है सदर्न इंडिया में, तो एल नीनो का इम्पैक्ट नदर्न इंडिया में ज्यादा होता है कंपेयर टू सदर्न इंडिया। ये एक अच्छी स्टेटमेंट है। द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो टेंड्स टू बी मोर प्रोनाउंस इन द नदर्न इंडिया कंपेयर टू सदर्न इंडिया, क्योंकि एचसीएस हो गया, बाकी स्टेट पीछे भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेंड बेस पे जा रहे हैं, ठीक है। यूपीएस में तो आ ही सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेट पीछे में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज साइक्लोन मोका। ये सब हम पढ़ चुके हैं, म्यांमार में आया था साइक्लोन मोका, सबको पता है, कल हमने करवाया था, ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इम्पैक्ट किया है। द एंटिसिपेटेड स्पीड ऑफ दिस एंड, तो लगभग ये एंटिसिपेटेड स्पीड है इसकी। द टर्म सुपर साइक्लोन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ इंटेंसिटी इन कैटेगरी 4। अगर अब देखो, ये जो साइक्लोन था मोका, है ना, इस इट कैन बी टर्म्ड एज सुपर साइक्लोन। अब हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, हमें तो कैटेगरी पता होनी चाहिए, किन साइक्लोन को हम सुपर साइक्लोन कहेंगे। तो जो कैटेगरी 4 आ रही है कि 220 से ज्यादा स्पीड जिसकी है ना, उसको हम कह सकते हैं आपका सुपर साइक्लोन। तो कैटेगरी 1 होता है, उसको बोलते हैं मिनिमल, ठीक है। तो मिनिमल ये कैटेगरी है 1, उसको बोलेंगे मिनिमल, ठीक है। ये कैटेगरी 2, उसको बोलते हैं मॉडरेट। कैटेगरी 3 उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। कैटेगरी 4 उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। ये मैं आपको दोबारा प्रिंट करवा के भेज दूंगा, ये तो मैंने फटाफट लिख दिया था। कैटेगरी 5 को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, ठीक है। और अब इसमें ये विंड स्पीड दे रखी है, तो 120 से 150 जो किलोमीटर पर आवर होती है कैटेगरी 1 की विंड स्पीड। तो ये आपको पता होना चाहिए कैटेगरी 1 में कितने, फिर 150 से 180, 180 से 210, ठीक है, 210 से 250। तो एक्सटेंसिव की स्पीड कितनी है, 210 से 250। तो 220 से ज्यादा होता है, यानी कि जो फोर्थ कैटेगरी है, कैटेगरी 4 आ गया ना, कैटेगरी 4 के अंदर आते ही सुपर साइक्लोन हो जाता है। और फिर लास्ट है आपका कैटेगरी 5 कैटास्ट्रोफिक, इसमें 250 प्लस किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है साइक्लोन की। ये कैटेगरी वाला चार्ट हमें याद करना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लियर, आपको बाकी मैंने समझा दिया। मिनिमल, मॉडरेट, एक्सटेंसिव, एक्सट्रीम, कैटास्ट्रोफिक। 120 से स्टार्ट होंगी, 250 तक जाएगी स्पीड, कैटेगरी 1 to 5 मोका, ठीक है। साइक्लोन म्यांमार। सुपर साइक्लोन के बारे में बताऊंगा, वहां पूछ लेगा सुपर साइक्लोन क्या होता है। तो कैटेगरी 4 में आता है, 220 से ज्यादा स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। मरीन हीट वेव्स, तो मरीन हीट वेव्स क्या है, मरीन एरिया जो है ओशियन, मान लो उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, ये मरीन हीट वेव है। इतना सिंपल होके पढ़ना है आपको, टेंशन नहीं हो यार क्या आ गया मरीन, क्या कॉन्सेप्ट है, बस बिल्कुल अपनी देशी भाषा में उसको सिंप्लीफाइड कर लो। मरीन हीट वेव, मरीन पानी, हीट गर्म हो जाएगा टेम्परेचर, ये लिखा होगा इसमें, और क्या लिखा होगा। मरीन हीट वेव्स आर एक्सट्रीमली वेदर इवेंट्स इन द ओशियन दैट आर करेक्टराइज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। अब ये तो हम देशी भाषा बोलते हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको एक वो देख लो भाई कितना होगा वो, क्योंकि स्टैंडर्ड देखना है। जैसे मैंने बोला बॉम्ब साइक्लोन, हाँ भाई लो प्रेशर हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि भाई 24 घंटे में 24 मीटर अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो बॉम्ब साइक्लोन हो जाएगा। ऐसे ही मरीन हीट वेव, ठीक है, हीट वेव कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो देखो। अब टू बी क्लासिफाइड एज द मरीन हीट वेव द सरफेस टेम्परेचर नीड्स टू बी राइज टू 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अबाउट द एवरेज टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 5 डेज कंसिक्यूटिवली। तो कहीं भी एरिया में अगर जो सी के अंदर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो नॉर्मल सी टेम्परेचर होता है उससे अगर 5 दिन कम से कम, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर वो बढ़ जाएगा तो वहां पे कह देंगे मरीन हीट वेव्स आ गई हैं। ये है बस मरीन हीट वेव्स। अभी नुकसान क्या होगा वो सब तो पता ही, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सी पे क्या पड़ेगा, उसके कंपोजिशन पे, बायोडाइवर्सिटी पे क्या पड़ेगा, वो सब आप लिख लोगे, उसकी बात नहीं। बाद में फिनोमिना पता होगा तो उसके आप कर लोगे आंसर मैनेज। यूरोप विंटर हीट वेव, ठीक है, यूरोप विंटर हीट वेव। व्हाट इज हीट डोम, हीट डोम क्या होता है, ठीक है। तो हीट डोम में क्या होता है, हाई प्रेशर ये है, तो एक लेयर बनाती है हाई प्रेशर की, और ऊपर हाई प्रेशर की लेयर है, उसके नीचे क्या है, वार्म एयर है, ये वार्म एयर है। तो वार्म एयर को क्या होता है, सरफेस के पास क्या है आपकी वार्म एयर है, और ऊपर एक हाई प्रेशर की लेयर बन गई, तो डोम बन गया ना, काइंड ऑफ डोम है देखो ये। अब हाई प्रेशर अगर ऊपर है तो एयर को जाने नहीं देगा, ये एयर को दबा के रखेगा, और जितना एयर को और दबाएगा उतनी हवा और गर्म होगी। तो इस तरीके के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हीट डोम। बस ऊपर ये पता होना चाहिए, ऊपर हाई प्रेशर होगा, उसके नीचे वार्म एयर होगी, इस फिनोमेना को बोलते हैं आपका हीट डोम। अ हीट डोम इज एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर दैट ट्रैप्स द वार्म एयर over a region for an extended period of time, similar to lid on the pot. The longer the air remains trapped, the more sun works to heat it, resulting in the warmer condition. फिर वार्मर कंडीशन बढ़ती रहती है यहाँ पे। तो विंटर की हीट वेव बोल रहे हैं, देखो विंटर में, क्योंकि विंटर कंडीशन में क्या, विंटर टाइम में क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है, और उस टाइम ये वार्म एयर अगर ट्रैप होगी तो इसको बोलते हैं विंटर हीट वेव। यूरोप के अंदर आई थी विंटर हीट वेव, और इसके किस कारण हो रही है, बिकॉज ऑफ द हीट डोम।
Heat domes can last for a few days, even weeks, potentially leading to deadly heat waves. When एक सेकेंड अब देख रहा हूँ when high pressure force air to sink, it get compressed and become even warmer. मैंने कहा ना हाई प्रेशर अगर ऊपर है तो वापस वो एयर को और क्या करेगा, कंप्रेस करता है, तो और गर्म हो जाती है. एडिशनली एज द एयर सिंक्स इट बिकम ड्रायर, फर्दर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एरिया. हीट डोम हम कर ही चुके हैं, प्रेशर सिस्टम है, ट्रैप्स हॉट एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, चलो. क्लाउड सीडिंग न्यूज में है, आईआईटी कानपुर ने किया है. देखो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं इसको. कहीं पे भी हम केमिकल डालेंगे वहां पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी बहुत सारी उस केमिकल के अराउंड, और वो बारिश कर देंगे. दैट इज नोन एज क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन. अब कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं ये आपको देखना है. ठीक है ना. क्लाउड सीडिंग एंटेल्स द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस केमिकल एजेंट्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, कॉमन सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस. ये इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रॉम द साइंस परस्पेक्टिव. सिल्वर आयोडाइड यूज करेंगे, ड्राई आइस यूज करेंगे, कॉमन सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस. मियावाकी फॉरेस्ट, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. मियावाकी फॉरेस्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री. तो अर्बन फॉरेस्ट्री को बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्ट. ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है. इसमें होता क्या है, सेम टाइप की स्पीशीज लगाते हैं बहुत ही डेंसली, मतलब क्लोज क्लोज. तो ये दो तीन बातें देखनी है. देखो कितनी पास पास है ना, डिफरेंट लेयर में. सबसे नीचे वाली श्रब लेयर, फिर सब ट्री लेयर, फिर ट्री लेयर, फिर कैनोपी लेयर. डेंसली प्लांटेड द फॉरेस्ट क्रिएट्स अ रेजिलिएंट एंड कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम. तो दो तीन बातें देखो इसमें. अभी जो ये है ना ब्रेन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये कह रही है कि हम मियावाकी मेथड को अपनाएंगे मुंबई में. दिस इज जैपनीज टेक्निक. तो पहली बात क्या करनी है आपको, पहली बात तो कि भाई बीएमसी अप्लाई करना जा रही है. दूसरा जैपनीज टेक्निक है ये. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अर्बन डेंस अर्बन फॉरेस्ट. थर्ड पॉइंट क्या है, डेंस अर्बन फॉरेस्ट विद अ स्मॉल लैंड पार्सल विद. और दूसरा क्या है आपका, इंडिजीनियस स्पीशीज. चौथा पॉइंट ये है, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज सीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड इनटू थ्राइविंग मिनी फॉरेस्ट. सॉरी यहाँ पे सेम वर्ड मत करना यूज, मे बी डिफरेंट होंगी कैटेगरी, लेकिन मैं यहाँ पे बोला इंडिजीनियस वर्ड यूज करना था, इंडिजीनियस. तो जो अलग स्पीशीज, अलग ही होंगे सर, अलग अलग कैनोपी का लेवल होता है, हाँ अलग हाँ, अलग ही मैं वही होंगे। कैनोपी लेयर अलग है, डिफरेंट होंगे. ठीक है, इसलिए सेम वर्ड हटा देना, है ना. तो इंडिजीनियस होना चाहिए यहाँ पे. तो अगेन देखो मेरा पर्पस क्या है, मैं तो यहाँ पे साइड में तुम्हें भी ऐसे पढ़ने का तरीका ही होना चाहिए. मैं लिख लेता हूँ साइड में, मैं अब अगली बार थोड़ी पढ़ूंगा यार, मैं तो अगली बार ही पढ़ूंगा. ठीक है, बीएमसी हो गया, 2 नंबर अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, डेंसली होंगे, ठीक है, डिफरेंट हाइट के, ठीक है, इंडिजीनियस होंगे. ये है मेन बात, वो इसी में डाल देगा, घुमा देगा, हो जाएगा अपना. चलो, व्हाट इज रेड टाइड. रेड टाइड आपने पढ़ा होगा, एल्गल ब्लूम होता है, उसको रेड टाइड बोलते हैं. एनवायरमेंट पढ़ा था, ठीक है. कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा पे देखा गया रिसेंटली, ये देखो. अब रेड टाइड में क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है वहां पे और सारी फिशेस मर जाती है. रेड टाइड इज एन एल्गल ब्लूम. द ओशन प्लांट लिविंग इन द सी ग्रोस अनकंट्रोलेबली एंड causes a bloom. The bloom caused by red colored algae is called as red tide. It is harmful to fish and marine animal and also has harmful effects on the human. रेड टाइड अभी कहाँ देखी है, आपके फ्लोरिडा में, एल्गल ब्लूम के कारण होती है. ये अच्छा है, एटमॉस्फेरिक रिवर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, वैसे रिवर तो देखो लैंड पे तो होती है ना. अब जो अगर पानी हवा में भी, मतलब एटमॉस्फेयर में भी अगर हो गया रिवर, तो हो गया एटमॉस्फेयर. मतलब ऐसे समझता हूँ बिल्कुल बेसिक. ठीक है, तो अब पानी हवा में तो कैसे जाएगा, वहां पे वाटर वेपर ही जाएगा. तो बहुत सारा डेंसली वाटर वेपर हो जाता है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको बोल देंगे एटमॉस्फेरिक रिवर. अरे समझ में आ रहा है क्या, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ. यस सर, आ रहा है है? सर, या आ रहा है सर, टेक्निकली अच्छे से। बताऊँ एटमॉस्फेयर क्या होता है. हाँ सर। मैंने कहा दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, कि हम जारगन दें पढ़ाएं, अच्छा एटमॉस्फेयर में ऐसे जाएगी रिवर, वो समझ ही नहीं आता कुछ भी. एक अपना सिंपल उसको सिंप्लीफाइड कर दो. जब भी तुम सिंप्लीफाइड कर लेते हो चीजों को, तो उससे तुम्हें एग्जाम में सीधा कनेक्ट कर पाते हो तुम. अच्छा क्या बढ़ेगा क्या कम होएगा, ये मेरा समझ में आने तरीका होता है. ठीक है ना. यस सर। हाँ चलो, अब बस मैंने देखो इसमें मैंने केवल वाटर वेपर लिखा था, अब मैं समझ जाऊंगा उसके अंदर कि भाई एटमॉस के अंदर वाटर वेपर बहुत सारे होंगे, तो उसको बोल देंगे एटमॉस्फेरिक रिवर. ऐसे करना है आपको. पहले तो ये बहुत बड़ा, मेरे पास जब मैं डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आता है. मान लो एटमॉस्फेरिक रिवर के मेरे पास 5 पेज थे. ठीक है, 5 पेज के मैं 5 लाइन बनाता हूँ, और 5 लाइन का 1 या 2 वर्ड बनाता हूँ. ये है तरीका पढ़ने का. तो जब आप ऐसे कर लोगे ना जो सिंप्लीफाइड, तब तुम्हारे बहुत सारी चीजें कंडेंस हो जाएंगी यार. ठीक है, अब चीजें याद आ रही दिमाग में सीधा. नहीं तो पढ़ते रहेंगे तो 5 पेज अगर एटमॉस्फेरिक पढ़ने वाले, तो पढ़ाने वाले करंट अफेयर 5 पेज पे एटमॉस्फेयर पढ़ा देंगे आपको. 1 घंटे में एटमॉस्फेयर खत्म होएगा. करंट अफेयर तो ऐसे ही चल सकते हैं. मैं 1 घंटे पूरा ज्योग्राफी खत्म करूंगा पूरे साल का. ये फर्क है ना. तो अपने को देखना है क्या क्या चीजें करनी है उस हिसाब से. ठीक है ना. चलो आओ. Atmospheric river is a narrow and elongated region in the atmosphere that carries a substantial amount of water vapor outside the tropics. दूसरी बात क्या आ गई,
ट्रॉपिक्स से बाहर लेके जाएंगे पानी को, कि पानी कहाँ मिलेगा, एटमोसफेयर ट्रॉपिक्स में, और उसको वाटर वेपर को ट्रॉपिक से बाहर किसके थ्रू जाता है, एटमॉस्फेरिक रिवर। दूसरा वर्ड आ गया आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, ये कीवर्ड हो गया, खत्म। रिसर्चर फर्स्ट कॉइंड द टर्म, कब करा था, 1990 में, कोई नहीं पूछ रहा। इट इज ऑल्सो, अब ये देखो थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एग्जाम में है ना, खासकर यूपीएससी में मेन से पूछ सकता है, वहां पे पूछा होता मेंटल प्लूम, तो अगली बार पूछ लेगा ट्रॉपिकल प्लूम। अब यहाँ पे जिसको वर्ड का भी आइडिया होगा ना, वो कुछ भी कर देगा कि भाई हीट बैलेंस कर देता है, ये क्लाइमेट बैलेंस करता है, कुछ भी लिख लो उसके बाद तो, पर तुम्हें आइडिया होना चाहिए करता क्या है, कि ट्रॉपिक से वाटर वेपर लेके जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रिवर, एटमॉस्फेरिक रिवर। और एटमॉस्फेरिक रिवर का अलग नाम है ट्रॉपिकल प्लूम, ट्रॉपिकल कनेक्शन, मॉइस्चर प्लूम, वाटर वेपर सर्ज एंड क्लाउड बेड। इनमें से कुछ भी नाम आ जाए, ये सब किसके नाम है, एटमॉस्फेरिक रिवर के। फिनोमिना आपको पता चल गया, ठीक है। सिमरन समझ में आ रहा है? अरे सिमरन आवाज नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? एम आई मेकिंग सम सेंस? बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर, आ रहा है। मैं तो नोट्स में साथ साथ लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं पेपर बाकी ले पूछ रहा रखा हूँ, है। जो बाकी बैठी सिमरन आई ना, फर्स्ट क्लास है उसकी आज। आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो बाकी, व्हाट इज फिश किल? अब फिश मर गई है तो फिश किल, खत्म काम, टेक्सास में हुआ है फिश किल। वो अब रीजंस क्या क्या है, देखो, वार्म वाटर टेम्परेचर, है ना। देखो दो, अब यहाँ पे रीजन देखने में, एक तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है सी का, तो वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये फिनोमिना देखना में, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, जब काम सी होता है, तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश नहीं हो पाते, तो ये दो रीजन थे, ठीक है ना। काम से प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रिप्लेनिशमेंट थ्रू विंड्स एंड वेव्स, फर्दर एक्सरवेटिंग द ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो ऑक्सीजन कम हुई, उसके दो रीजन थे, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ गया था, और एक काम सी से क्या होता है, न्यूट्रिएंट रेप्लिश नहीं हो पाते। ये बाहुबली क्या है भाई, ये बाहुबली बहुत बड़ा बैरियर है एक बेम्बू का, बस बेम्बू का बैरियर है, जो हाईवे के साइड में होते हैं ना, मोस्टली हम देखते हैं एल्यूमिनियम स्टील इनके होते हैं, अब ये बेम्बू का बना दिया इन्होंने, इसको बोला बाहुबली। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर नेम्ड बाहुबली ऑन द वानी वरवा हाईवे इन द विदर्भा महाराष्ट्र। With this, India become first country to develop an environmentally friendly crash barrier. विक्टोरिया आगे पढ़ेंगे लेख, है ना। नारायणी रिवर, नारायण, अब नारायण नाम या तो इंडिया में होगा या नेपाल में, ठीक है, तो नेपाल की रिवर है नारायणी रिवर। एक दो रिवर और है, देखो यहाँ पे, महाकाली, करनाली, राप्ती, नारायणी, बागमती, कोसी, और देख नेपाल की रिवर्स, ठीक है ना। Narayani is also known as Gandaki River, is one of the major rivers in Nepal. Is a left bank tributary of Ganges in Nepal, in India, sorry. It is notable for its deep canon. The basin also contain कुछ नहीं है, namely, ठीक है, धौलागिरी is the highest point of Gandaki basin. तो गंडक, नारायणी रिवर आपकी कहाँ पे है, नेपाल में। लेक विक्टोरिया, ठीक है, तो बस लेक विक्टोरिया, it's the largest lake in the, Lake Victoria is the largest lake in the Africa and the chief reservoir of the Nile. तो नाइल का चीफ रिजर्वायर है और लार्जेस्ट लेक है विक्टोरिया के अंदर। इट इज शेयर्ड बाय, तो विक्टोरिया के चारों तरफ क्या है, कट लगे हुए हैं, याद रखो कट, कट का के कर देना बस, के से केनिया, यू से उगांडा, टी से तांजानिया। तो विक्टोरिया के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, कट, कट। तो विक्टोरिया, तांजानिया, आपका सॉरी, हाँ, तांजानिया, उगांडा और केनिया, के, केनिया, उगांडा, तांजानिया, कट। लेक चढ़, ठीक है, अब चढ़, अब कुछ भी हो न्यूज में, क्लाइमेट चेंज है, पानी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फ्लड आ रही है, कुछ हमें क्या मतलब, ठीक है, वो तो हो रहा होगा। इसके चारों तरफ कंट्रीज कौन सी है, तो सी से चढ़ है, सी से सी, और उसके बाद लगा लो एन, क्योंकि अफ्रीका में एन से बहुत कंट्री है, नाइजर, नाइजीरिया, तो एन, सी एन का स्क्वायर, ये कंट्रीज है, ठीक है। तो पहली सी का हो गया आपका चार्ड, तो लेक चार्ड की पहली कंट्री कौन सी है, चार्ड। दूसरा कैमरून, एन से नाइजर, दूसरे एन से नाइजीरिया, चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, सीएन का स्क्वायर, ये चारों कंट्रीज है अराउंड द लेक चार्ड। इंडिया टाइगर सेंसस 2022 हर 4 साल में होता है, ठीक है, तो 2022 में जो पॉपुलेशन है टाइगर कितनी, 3167, काफी ज्यादा बढ़ गई, बढ़िया है, अच्छी खबर है, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं चाहे टाइगर को, कैरिस्मेटिक स्पीशीज बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। रीजन रिलीज ऑफ टाइगरस इनटू टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, तो अब टाइगर छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ा है, मेन बात हुआ है, ठीक है ना। तो रिलीज इनटू द कोटा में जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व वो, और बूंदी में
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रिसेंटली बनाए इनको, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान कोटा डिस्ट्रिक्ट, इट कंप्राइज ऑफ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस टाइगर रिजर्व में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है मुकुंदरा हिल्स के अंदर, दारा और नेशनल चंबल और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, इट रिप्रेजेंट बोथ विंध्यन एंड अरावली एलिमेंट, क्योंकि थोड़ा एमपी के पास है तो विंध्यन और अरावली एलिमेंट दोनों है, सदर्न राजस्थान में है, सदर्न ईस्टर्न में। एंड इस कंटिन्यूएशन विद द बफर एरिया ऑफ रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन द साउथ ईस्टर्न, ठीक है। तो उन दोनों के लगभग बीच में है, जैसे ना इधर तो आपका हो जाए साउथ में आ जाएगा आपका मुकुंदरा, और इधर आपका कौन सा रणथंभौर, तो उसके अराउंड बीच में आपका रहा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। बस राजस्थान में दोनों याद रखना, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी। नीलगिरी थार प्रोजेक्ट कौन लेके आ रहा है आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है, स्टेट एनिमल भी है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। और इट इज द स्टेट, इट इज द ओनली माउंटेन अंगुलेट इन द सदर्न इंडिया। अंगुलेट का मतलब क्या होता है, माउंटेन में ओनली अंगुलेट है जो वहां पर सदर्न इंडिया में मिलता है। अंगुलेट मतलब कि मैमल्स विद द हूव्स, जिनके हूव्स होते हैं, ठीक है ना। लॉइन एट द रेट, लॉइन को बढ़ाना होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट कोई पूछ नहीं रहा इतना कुछ, बस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनो देख लेना। एक होता है व्हाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, फिर एक ब्लैक राइनो, तो एक तो ब्लैक व्हाइट हो गया, एक वन हॉर्न हो गया, और 2 कंट्री के नाम से होंगे, जावन राइनो और सुमत्रन आइलैंड के नाम से, ठीक है। तो एक तो व्हाइट ब्लैक हो गया, व्हाइट राइनो ब्लैक राइनो, एक वन हॉर्न सबको कॉमन है, और 2 आइलैंड के नाम से, जावन राइनो और सुमत्रन राइनो। ब्लैक, जावन, सुमत्रा ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट राइनो कोई टेंशन नहीं है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, और पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। और जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, ये याद रखना है आपको, इसकी IUCN स्टेटस है वनरेबल, ठीक है। तो जावन, सुमत्रन और ब्लैक वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, और जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है वो है आपका वनरेबल, ठीक है। एक ही असम में सर ये काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा वैसे, शाबाश, ठीक है। तो ग्रेट ग्रेट वन हॉर्न, ग्रेटर न्यू ग्रेट हो गया, ग्रेटर वन, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, इसका IUCN सेट क्या है, वनरेबल, ठीक है। तो वी है असम का, ए आता है, उल्टा कर दो, ए को उल्टा वी, तो याद रहेगा AV, ए को उल्टा कर दिया वी बन गया, ठीक है। वनरेबल है, वन हॉर्न राइनो। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो ग्रीन वॉल में क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, डेजर्ट के, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, उसके वहां पे हमने लगाया। The project aims to create a 5 kilometer buffer area around the Aravalli Hill Range in the 4 states. So 3 states होगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात and 1 UT. Forest belt likely to run through PPR में पोरबंदर से पानीपत, ठीक है, covering entire Aravalli Range and beyond. Green wall will act as a barrier. अब देखो यहाँ से डस्ट नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है ना, will act as a barrier for the dust from west and check the eastward march of the Thar desert. It will check desertification by restoring degraded land through massive afforestation. तो massive afforestation प्रोजेक्ट है आपका ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या बताओ, कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए मैंने बता दिया। ग्रीन कॉरिडोर, ये ग्रीन वॉल, ग्रीन वॉल में तो पेड़ लगा रहे, एफोरेस्टेशन, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर में क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। ये बस कीवर्ड याद रखने, ये रिन्यूएबल एनर्जी फोकस करेगा, ये फॉरेस्टेशन पे, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट वो है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये सफारी प्रोजेक्ट भी है सर, क्या, सफारी प्रोजेक्ट हरियाणा ला रहा है। तो ठीक है, तो 100 प्रोजेक्ट और होंगे, फिर क्या करें उनका, अभी यहाँ है ना। यहाँ बताया करंट अफेयर में बता रहा था एक बार। ये है तो सही, मैं कम मना कर रहा हूँ, ठीक है ना, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पर इससे क्या रिलेटेड है सफारी प्रोजेक्ट, वो तो मेरे को पता है, सफारी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें थोड़ी रिलेशन है सफारी का कोई, या है, ये बताओ मेरे को। नो सर, वैसे हाँ तो ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक प्रोजेक्ट और बता दिया। चले आगे, आओ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु। द भावनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, ठीक है, एंड द कुंती पूजा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भारत पूजा रिवर, बोथ हैव देयर ओरिजिन इन द साइलेंट वैली। द काडालूडी रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट, इतना कोई याद नहीं करना, बस 2 दिन बातें हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है ना, और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वहां पे,
ठीक, उनमें कौन कौन सी रिवर है? भावनी रिवर कहते हैं, ये पूछ लेता है कि ट्रिब्यूटरी, वो मैंने आपको ज्योग्राफी में करवा रखी है। तो भावनी रिवर है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, ठीक है। और डीप में पूछना है तो जो ये कुंती फूजा रिवर, ये ट्रिब्यूटरी आपकी भरतपुजा रिवर की। ये सब वहां से साइलेंट वैली से इमर्ज होती है। स्टेट पी से भी इतना डीप नहीं पूछेगा, बस ये देख लो भावनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिब्यूटरी कावेरी की है ना। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, वो कहाँ पे आपका नीलगिरी हिल्स में। अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए से असम, असम अमचंग, अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आपके असम में, ठीक है। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में, ठीक है। यहाँ पे इसको बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड गोवा गवर्नमेंट टू नोटिफाई द सेंचुरी एंड सर्टेन कॉन्टिग्यूअस एरियाज टाइगर रिजर्व नोटिफाई करने की बात की अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे गोवा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक तो आपको याद रखना है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। महादेवी और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेवी रिवर ऑल्सो नोन एज मांडवी रिवर, ठीक है। तो महादेवी रिवर को मांडवी रिवर बोलते हैं, फ्लोस थ्रू दिस सेंचुरी। थनथाई परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु की, बस ये याद रखना है, न्यूज में थी। थनथाई टी कहाँ पे आएगी आपकी? तमिलनाडु में, थनथाई। एक पेरियार ऊपर, का ही नाम है सर, संथई। अच्छा परियार का नाम है क्या? हाँ सर, वो सोक्रेटिस ऑफ ईस्ट एशिया बोलते हैं ना इनको सर, सोक्रेटिस ऑफ एशिया। इसको, पेरियार सर। हाँ ये आ गया थनताई परियार, ठीक है। तो हाँ थन हाँ परियार का ही सर। नाम है थनताई परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है भाई। और ये एक और ही देखो, ए से अमचैंग आपका असम के अंदर, बस ऐसे याद रखना है अमचैंग। थनताई परियार आपका तमिलनाडु। नागार्जुना सरिसेलम पता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इट इज ऑल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। द रिजर्व इज होम टू सेवरल वाटरफॉल्स इंक्लूडिंग इथिपोला पोटला फॉल्स, पेडू, डुकोडू, गुंडम एंड चालेश्वरम। ये बहुत सारे वाटरफॉल हैं, ये कुछ याद है तो कर लेना। बाकी इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया, ठीक है। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कृष्णा रिवर कट करती है, ये इसकी ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, ठीक है। कृष्णा रिवर और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नवेगांव नागजीरा, ये कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आपका मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। द पार्क इंक्लूड 21 आइलैंड सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। इट इज द होम ऑफ यूनिक इकोसिस्टम, क्या क्या? कोरल, सी ग्रास और मैनग्रोव्स। तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये पता ही है आपको, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। इरावा, इरावाकी कुलम, ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क, अगेन लोकेटेड इन द इडुक्की एंड इराविकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। और थोड़ा दो दिन ऊपर नीचे देख लो, वायनाड है केरला में, ठीक है। साइलेंट, अभी हमने पढ़ा था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ताकेकड़ बर्ड सेंचुरी, इराविकुलम येरा, ठीक है, और परियार नेशनल पार्क। बस थोड़ा ये देखो वेस्टर्न घाट्स में ना, तो कई बार ये डाल देता है इराविकुलम नेशनल पार्क इज इन द ईस्टर्न घाट, ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी, बस ये याद रखना कि वेस्टर्न घाट्स में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब सारे कहाँ? वेस्टर्न घाट में। वायनाड हो गया, परियार हो गया। स्वयं डियर रिलीज इनटू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बुरजपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, ठीक है, बुरजपुरी, बुरा चापोरी, सॉरी बुरा चापोरी, बुरा चापोरी आपकी कहाँ पे? असम में, बुरा चापोरी। और एक अंबुबाज पड़ी थी, पर वो भी असम में थी। लिथियम रिजर्व फाउंड इन राजस्थान दिगाना, ठीक है ना। तो लिथियम रिजर्व दो जगह मिल गया इंडिया में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, दूसरा राजस्थान के डिगाना में। अब इसके क्या फायदे होंगे? नेट जीरो की तरफ हम जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सब हम मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिथियम को व्हाइट गोल्ड ही बोलते हैं, है ना। इट इज अ मार्किंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स द अचीविंग कंट्रीज नेट जीरो एमिशन, क्योंकि सोलर पैनल और ये सब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। It is the second lithium reserve to be discovered in India. After 5.9 million tons lithium reserves were found in the Union Territory of Jammu and Kashmir 3 months prior. ठीक है. It is a highly sought out, especially in the electric. मैंने बताया EV industry में, given the India's ambitious target of achieving 30% electric vehicle sales to of total new vehicles, increasing non-fossil energy capacity by 500 gigawatts by 2030. तो नॉन फॉसिल एनर्जी सोलर से बनानी है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस सब में आपका लिथियम का यूज होता है। व्हाइट गोल्ड, डिगाना इन राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर।
ये कीवर्ड है। लाइफ इनिशिएटिव सबको पता है, सस्टेनेबल लाइफ मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है ना। COP20 कब स्टार्ट हुआ था देखना, इन 2021 इंडिया प्रपोज द लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है, एट COP26 COP26 हेल्ड इन ग्लासगो। तब 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था लाइफ इनिशिएटिव इन ग्लासगो। द मिशन एम्स टू इन्वॉल्व कॉमन पब्लिक इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड द रिपोर्ट ऑन द लाइफ इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिपोर्ट किसने की है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने लाइफ इनिशिएटिव पे रिपोर्ट इशू की है। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन पहले पढ़ा था, किसके ऊपर था, माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है, माइग्रेशन एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, नाम इसका हुआ है। डकार डिक्लेरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस ये याद रखना, देखो डकार डिक्लेरेशन वहां पे इतना याद आ जाएगा आपको, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का है, बस ये वर्ड कॉमन है, LDCs। Ministers from the world's 46 least developing countries issued a Dakar Declaration on climate change। तो दो वर्ड, एक तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने इशू किया है, दूसरा किसके है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आउटलाइन देयर एक्सपेक्टेशन प्रायर टू COP28। COP28 दुबई में हुई थी, है ना, उससे पहले उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या था डकार। तो ये पूछ लेगा डकार डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का रेजोल्यूशन है बिफोर COP28 जो दुबई में होने वाली थी, और इसमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बात की है। तो अर्जेंट ग्लोबल एमिशन रिडक्शन, ये कहेंगे भाई रिड्यूस करो, है ना, उनमें फाइनेंस दो। अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, तो नया लॉस एंड डैमेज फंड इंट्रोड्यूस है, उससे रिजल्ट आने चाहिए स्ट्रॉन्ग। एम्बिशियस ग्लोबल रिव्यू टू एड्रेस ग्लोबल गैप्स, और कह रहे हैं कि जो भी ग्लोबल गैप आ रहे हैं क्लाइमेट एक्शन में, कई लोग नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए उस चीजों को, तो उसको रिव्यू करो भी, कहाँ कमी आ रही है उसको देखो। तो ये 4 बातें हुई है आपकी डकार डिक्लेरेशन में। तो पहला क्या है, बस अपनी अपनी लैंग्वेज में याद कर लो, रिडक्शन करना है एमिशन का। फिनेंस की बात होगी, लॉस एंड डैमेज के फंड को एक्टिवेट करना है, उसको उसका फायदा, उससे फायदा उठाओ। तो लॉस एंड डैमेज फंड, फिनेंस, एमिशन रिडक्शंस, और लास्ट में रिव्यू करना है एक्शंस को, ग्लोबल एक्शन को, ये हो गया डकार डिक्लेरेशन। LDCs और क्लाइमेट चेंज, ये कीवर्ड है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनके, और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, इसमें क्या करेंगे, कमर्स, इस पे भी देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सब तो देखो इतनी सारी बातें तो याद रहेंगी नहीं, यहाँ साइड में लिख के चला करो अपने। क्या करना है, कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन, तो 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन करना है, ये इस मिशन का पॉइंट है। दूसरा क्या करना है, कमर्शियलाइज करना है प्रोडक्शन को, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के, इंसेंटिवाइज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। थर्ड है कौन सी मिनिस्ट्री लेके आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ये मेन बात है। इंसेंटिवाइज करना है कमर्शियल प्रोडक्शन को, 5 MMT एनुअल प्रोडक्शन करना है एटलीस्ट, ठीक है, और थर्ड पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर है। चलो E20 ऐसे जब भी आ जाए ना, E20, E10, E100, ये सब क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स है ये, ठीक है ना। तो E20 मीन्स फ्यूल हैज 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, ठीक है। तो पहले अब इंडिया में E10 था, 10% करते थे, अब E20 पे जा रहे हैं। E20 मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। The world's largest producer of biofuels like Brazil and the United States have already achieved E100, वो तो पूरा अपना इथेनॉल से चला रहे हैं अपनी गाड़ियां। एमरफस आइस, एमरफस मतलब कि एमरफस का मतलब होता है क्लियर, नॉट इन क्लियर स्टेट, तो ऐसी आइस जो थोड़ा पानी और उसके बीच की हो ना, आइस की स्टेट क्लियर नहीं है अभी, तो इट्स नीदर वाटर नॉर आइस, कोई ऐसा खास नहीं है बस। रेड सेंटर्स देखो, रेड सेंटर को क्या बोलते हैं, रेड गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, लिथियम को, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेड सेंटर क्या है, शेड्यूल 1 टिम्बर स्पीशीज है भाई, इतना पता होना चाहिए आपको, इतना बहुत सारा, तो उसमें मैंने 3 बातें काम की निकाल दी आपके लिए, कि शेड्यूल 1 में आती है, शेड्यूल 1 टिम्बर स्पीशीज है। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल कैन ग्रो, तो ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन जब हार्वेस्ट करेंगे उसको देन दे नीड परमिशन, और कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश, रेड गोल्ड। पुष्पा मूवी इसी का है सर, हम्म, पुष्पा मूवी में इसी के को लेके है वो। बहुत बढ़िया, फायर है बिल्कुल, तो ठीक है। रेड सेंटर्स एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में रेड सेंटर्स, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना, वहां पे स्टेज में आ जाएगी रेड सेंटर्स इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, बस इतना ध्यान रखना होता है, बेसिक ईस्टर्न घाट्स में आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। रेड सेंटर्स इन कहाँ ग्रो करते हैं, रेड सॉइल एंड रॉकी फैलोलैंड्स। अगेन अगली स्टेटमेंट ये बन सकती है, सॉइल पूछ लेगा किस सॉइल में, तो रेड सेंटर रेड सॉइल और रॉकी फैलोलैंड्स में ग्रो करते हैं।
और IUCN स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड। एक्सपोर्ट क्या रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इंडिया में, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडल इज रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। चलो, वेरी स्लो ग्रोइंग, टेक 40 years to attain maturity। डेथ कैप मशरूम, बस ये मैंने इसलिए मार्क कर दिया कि ये बताने के लिए आपको कि सारी मशरूम ये नहीं होती एडिबल होती है, खाने लायक होती है, कुछ होती है दैट कैन कॉज द फर्टिलिटी, डेथ भी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन मशरूम विच आर डेथ, विच कैन कॉज डेथ, तो डेथ कैप मशरूम। लीवर फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है इससे। बिहार में एक फ्लोटिंग वो बन रहा है आपका रेस्टोरेंट, ठीक है, उससे पहले एक पंजाब में बन चुका है शिरंद में। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, केरला बना रहा है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और क्या है, हाइड्रोजन प्लांट्स बनेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। देखो ये देखो, हाइड्रोजन जो बनती है ना वो अलग अलग तरीके से बनती है, पिंक हाइड्रोजन, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, वो सब आप देखना नेट से। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बनाते हैं, है ना, अगर हाइड्रोजन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन, ये बात है इंपॉर्टेंट। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे बनेगा हरियाणा के अंदर, गोरखपुर हरियाणा के, बताया था मैंने 2800 मेगावाट जनरेट करेगा। बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पता होना चाहिए आपको, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और राजस्थान आप में यहाँ पे क्या है, रावत भाटा के नाम से, ठीक है, ककरापार गुजरात, तारापुर मध्य महाराष्ट्र। अभी 2-3 प्रपोज्ड भी है, वो भी ध्यान रखना। एक मैप और है इसमें प्रपोज दिखा रखे हैं, ठीक है ना, तो प्रपोज जयपुर में यहाँ प्रपोज्ड है अभी, ठीक है, फ्रांस की उससे बनाएंगे बन। कईगा कर्नाटका में, मद्रास या एटॉमिक पावर स्टेशन या कलपक्कम भी बोलते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है भी है ना वो है हमारा कुंदनकुलम, वो भी दोनों, ये दो गए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 2 हैं, ठीक है, बाकी हु इज कंस्ट्रक्टिंग द प्लांट, जो हमारा ये है गोरखपुर हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL। कुंदनकुलम बता, इट इज द इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु के अंदर है, रशियाज रोस्तम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन, इनकी हेल्प से हमने बनाया, रशिया की हेल्प से बनाया है। देखो इसमें ये पूछ लेगा कि किसका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, VVER, रशियन शॉर्ट फॉर्म है, तो वी मतलब यहाँ पे बोलते हैं वाटर, वाटर वाटर एनर्जी रिएक्टर। और वाटर वाटर क्यों बोला है, क्योंकि वाटर कूल्ड और वाटर मॉडरेटेड, तो इसके अंदर जो कूलेंट है वो भी वाटर है और जो मॉडरेटर है वो भी वाटर है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वाइड काफी फेमस टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए मानी जाती है। तो कुंदनकुलम जो आपका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, रशिया की हेल्प से बना है, तमिलनाडु में, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, VVRTR टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वाटर वाटर एनर्जी रिएक्टर, VV मतलब वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेटेड, वाटर कूलेंट है, वाटर ही मॉडरेटेड है, मॉडरेटर है। क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ ICR, ठीक है, वीट की, सॉरी, वीट की एक क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी निकाली ICR, उसका नाम क्या है, HD हाई 3385, बस ये याद रखना है। SD किसकी आपकी वैरायटी है, वीट की, क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ वीट, किसने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। माइल्ड वर्नलाइजेशन, बहुत कम वर्नलाइजेशन में काम हो जाता है। वर्नलाइजेशन क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर, ठंड देते हैं थोड़ा प्लांट्स को, फ्लावरिंग होती है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन, ठीक है, प्लांट की फ्लावरिंग के लिए जो उसको कोल्ड प्रोवाइड कराते हैं तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। बेसिक टर्म से आ सकती है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बार बार, मेन चीजें, कोल्ड एक्सपोजर, ठीक है ना, और इसको माइल्ड हल्का सा भी कोल्ड एक्सपोजर देंगे तो ये फ्लावर कर जाती है, ठीक है। PBWRS1 न्यू wheat variety developed by Punjab Agriculture University possesses a remarkable resistant starch content of 30%, ठीक है, तो रिमार्केबल रेसिस्टेंट स्टार्च कंटेंट कितना है, 30.3%, नॉर्मल कितना होता है 7 to 10%। तो PBWRS1 ये भी किसकी वैरायटी है, वीट की, और HD 3385 वीट की, ठीक है ना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को क्या बनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, UN जनरल असेंबली में, ठीक है। अब देखो ये देखो, अब आएगा खेल। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास दैट आर ऑफन रेफर्ड टू एज न्यूट्री सीरियल्स, तो मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ मिलेट्स इंक्लूड, अच्छा मेरे को बताओ मेजर मिलेट्स कौन से होते हैं, माइनर मिलेट्स कौन से होते हैं, जल्दी बताओ, मैं आज आपको याद ही कराऊंगा सारे, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, मेजर मिलेट याद है किसी को, बाजरा रागी, बाजरा, ज्वार रागी, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, और माइनर में
माइनर के थोड़े देखे, ये तो सी से याद है वो कोड है ना इसका। ठीक है, चलो रट्टा मार देखिए और उसमें उसी से है। उसी से याद है ये सी वाले। लेकिन वो भूल गया करवाया फिर। था सी मैंने, सी। सी वाले उसी से। देखो सी क्या होता है, सी बहुत बड़ा होता है, तो मेजर मतलब बड़ा, तो बड़े वाले सी, एस से क्या आएगा आपका, सोरगम। ठीक है, सी, ठीक है ना। और आपका दूसरा मैंने क्या कराया था, सी के अंदर क्या मिलता है आपका, मोती, तो मोती को बोलते हैं पर्ल। और सी के अंदर क्या मिलती है, मछली, फिश। ठीक है, तो पर्ल मिलेट, सी एस से हो गया, सी का एस से हो गया सोरगम, और मोती से हो गया आपका पर्ल मिलेट, और फिश से एफ आई से फिंगर मिलेट। तो ये तीन तो हो गए आपके मेजर। अब माइनर का कोड लिखो, क्योंकि ये पूछ लेगा इनमें से माइनर मिलेट कौन सा है, मेजर मिलेट काफी न्यूज में है। तो माइनर का कोड है, रट्टा मार में तो करवाई रखा है 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे देख लो जिन बच्चों ने नहीं किया, बाकी नहीं तो रट्टा मार वाली में देख लेना। अब देखो उसमें मैंने क्या कहा था, ब्राउन लिटिल फॉक्स, ब्राउन कलर की छोटी सी फॉक्स क्या कर रही है, यार्ड में, जो गार्डन है यार्ड है, उसको पैर से, अपने पैर से खोद रही है, बस यही करेगी वो, ठीक है ना। ब्राउन लिटिल फॉक्स यार्ड को खोद रही है अपने पैर से। तो देखो अपना सारे हो जाएंगे आपके, लिटिल आ गया आपका लिटिल मिलेट, फॉक्स का आ गया फॉक्सटेल मिलेट, पैर का आ गया ट्रोसो मिलेट। ठीक है, बैरन यार्ड, यार्ड का आ गया, यार्ड से आ गया बैरन यार्ड मिलेट, खोद से आ गया खोद रही है, ब्राउन से कोई होगा आपका ब्राउन मिलेट भी है कोई, कोटो मिलेट, ठीक है, फिंगर मिलेट, मे बी इसमें नहीं दे रखा, कहीं ना कहीं ब्राउन भी होगा, तो मैंने कोड दे बनाया। रखा है, very, हाँ, ये है यार, ब्राउन टॉप मिलेट, ये है ब्राउन टॉप मिलेट, इसमें दे नहीं रखा शायद, तो इट इज ऑल्सो अ माइनर मिलेट। तो अगर देखो ऐसे कोड याद रहेगा तो वहां पे मैच द फॉलोइंग कराओगे, पहले सी आ गया, भाई सी का एस ले लिया सोरगम, और सी के अंदर मोती मिलता है पर्ल हो गया, मछली मिलती है फिंगर हो गया, खत्म। फिर आओ माइनर पे, ब्राउन लिटिल फॉक्स खोद रही है यार्ड को पैर से, हो गया काम सारा, सारे मिलेट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप तो नहीं भूलोगे पक्की बात है। दे कैन बी ऑल्सो यूज एज फूड फीड फोडर बायोफ्यूल्स एंड ब्रूबिंग। इन अप्रैल 2018 मिलेट्स वाज रीब्रांडेड एज न्यूट्री सीरियल, ये पूछ सकता है स्टेट पीसेस में, कब इनको न्यूट्री सीरियल की तरह, तो 2018 में, इन अप्रैल 2018 दे वर रीब्रांडेड एज न्यूट्री सीरियल्स इन इंडिया, एंड द ईयर 2018 वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमने तो बहुत पहले कर दिया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 में, यूएन ने किया है 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, with the goal of increasing promotion and demand of this grain। अब देखते हैं कुछ स्पीशीज न्यूज में है, लडविगिया पिरुविनिया, ठीक है, तो पिरुविनिया आगे मतलब पेरू से आई होगी, पेरू से, ठीक है ना, साउथ अमेरिका की स्पीशीज है। तमिलनाडु इज फेसिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स प्रीशियस एलिफेंट हैबिटेट ड्यू टू इन्वेसिव एक्वेटिक वीड। तो ये लडविगिया पिरुविनिया क्या है, इन्वेसिव एक्वेटिक वीड है। ठीक है, इट इज एन एक्वेटिक प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका, has become a menace for the Tamil Nadu's elephant habitat. The weed has invaded swamps and grass cover in the Valparai region, which serve as a key habitat for the elephant within the Annamalai Tiger Reserve। दो तीन बातें हैं, स्पीशीज का नाम लुडविगिया पिरुविनिया, कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका के, क्या दिक्कत, एक्वेटिक कैसी है, इन्वेसिव एक्वेटिक वीड है, कहाँ फैल रही है, स्वैम्प्स में फैल रही है, ठीक है ना, और कौन से टाइगर रिजर्व में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। खत्म बात। गुच्ची मशरूम, सॉरी ये मोरल मशरूम इसको बोलते हैं, गुच्ची मशरूम, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, गुच्ची मशरूम पे कहाँ मिलती है, हिमालयाज में, इतना ही सिंपल पूछा था बस, ठीक है ना। तो कहाँ पे, हिमालयन रीजन, मोरल मशरूम बोलते हैं। ठीक है, यूनिक स्पॉन्जी हेड है इसका, जीआई टैग अभी तो मिला नहीं, मे बी इन फ्यूचर मिल जाए। प्राइस डेलिकेसी काफी महंगी है, ठीक है ना, काफी फायदे भी होंगे बिल्कुल। अब एक नई वेरायटी निकली है नमो 18, इसकी लोटस की है, लोटस फ्लावर वेरायटी, इसमें 108 पेटल है, ठीक है, नमो 108 लोटस की वेरायटी है। दो ऊपर वीट की पड़ी थी, एचडी पड़ी थी एक तो, है ना, 3385 समथिंग थी, और कौन सी पड़ी थी एक और, PBWRS1, ठीक है, ये वीट की थी। नमो 108 लोटस की है। सुरैया पोंडुआना a rare discovery in Manipur। सुरैया पंडुआना categorized as critically endangered by the IUCN conservation list has been found for the first time in Manipur Thamlong district। ये क्या एक प्लांट है, ठीक है, सौरैया पुंडवाना, ठीक है, प्लांट है नेटिव टू द रीजन,
बस ये देख, और इट्स फ्लावर हैज अ, मतलब इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इट्स फ्लावर ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाइट टू पिंक एज दे मैच्योर विथ पिंक ओवेट टू ओवेट एंड पेटल्स कलर द टिप, तो कलर चेंज होता है इसका, ठीक है। सौरिया पुंडवाना, बस ये याद रखना, प्लांट है एक, तो दूसरा कहाँ मिला है, मणिपुर के अंदर। चिनाब वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक दैट कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। चिनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है। अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। चलो देखो, ये वायरस हो गया, डिजीज हो गया, आपका यीस्ट हो गया, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो लिका लिकानिमाब अप्रूव्ड फॉर द अल्जाइमर ट्रीटमेंट। देखो अल्जाइमर में क्या होता है, आप मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेन बात ये है, अल्जाइमर इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ एमोलॉइड बीटा प्रोटीन इन द ब्रेन। तो ये पूछ लेगा कि अल्जाइमर के अंदर कौन सा प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, तो इट इज एमिलॉइड बीटा प्रोटीन। अब ये जो लिकानिमैब है, ये क्या करता है, उस प्रोटीन को एक्यूमुलेट होने से रोक देगा बस, तो क्या होगा, अल्जाइमर होने से आपकी बच जाएगी, ठीक है। लिकानिमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट टारगेट्स द अमोलॉइड बीटा, जो एमोलॉइड बीटा प्रोटीन है इसको टारगेट करेगा बाय बाइंडिंग इट टू एंड न्यूट्रलाइजिंग दिस प्रोटीन। लिकानेब एम्स टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एमोलॉइड प्लेक्स एंड न्यूरोफाइब्रिन टैंगल्स इन द ब्रेन, ठीक है। तो बस वो मैच द फॉलोइंग पूछेगा कि भाई जो लिकानिमैब है किसके लिए है, ये है ना एंटीबॉडी, इट्स फॉर द अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लाइव चिकनगुनिया वैक्सीन, ठीक है, ये भी फेस के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो होता है आपका इनएक्टिवेटेड होती है वैक्सीन, और दूसरी होती है आपकी लाइव, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो इनएक्टिवेटेड होती है, दूसरी होती है लाइव होती है। इसमें होता है आपका लाइव वाले के अंदर वीकेंड वायरस डालते हैं, ठीक है ना, वीकेंड या फिर अटेनुएटेड वायरस डालते हैं लाइव वैक्सीन के अंदर, ठीक है। और दूसरी क्या होती है आपकी इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वायरस वाली, ये दो टाइप की वैक्सीन होती है। कैल्सी कोका वैक्सीन, ठीक है, कैलिक्स कोका वैक्सीन, ये किसके लिए, आपके कोकेन के ट्रीटमेंट के लिए, जो लोग कोकेन लेते हैं तो उनको, ठीक है, उसकी वैक्सीन है कैलिक्सो। अब वहां पे अगेन मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, कैलिक्सा कोका वैक्सीन, तो यहां से आ ही रहा है, कोका से आ जाए कोकेन, ठीक है। कैलिक्स कोका वैक्सीन इज फॉर कोकेन, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ कोकेन एंड क्रैक एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन नेम कैलिक्स कोका। This innovative vaccine aims to disrupt the effect of cocaine by triggering immune response in the body, preventing the drug from reaching the brain। तो जो ड्रग लेते हैं उसको ब्रेन पे नहीं जाने देती, and providing the pleasurable high associated with its use, ठीक है ना। कि क्या याद रखना है आपको, कैलिक्स कोका, तो कोका से याद है कोकेन के, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए होती है कैलिक्स कोका। ब्राजील मैड काउ डिजीज, ठीक है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो मैड काउ डिजीज वहां पे ब्राजील में है। इट इज इनक्योरेबल, द डिजीज अकर ड्यू टू इन्फेक्शन इन प्रोटीन कॉल्ड प्रायोन। इट इज अ फैट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज मीनिंग अफेक्ट्स ब्रेन सेल्स को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। वेट लॉस, ये काफी न्यूज में था, कुकुम्बर मोजाइक वायरस और टोमेटो मोजाइक वायरस, ठीक है, जिसने कुकुम्बर की और टोमेटो की क्रॉप्स को क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब ये देखो, कुकुम्बर मोजाइक वायरस अफेक्ट्स द क्रॉप्स इन महाराष्ट्र, ये याद रखना है, CM। तो कुकुम्बर वाली कहाँ पे इफेक्ट हो रही है आपकी, महाराष्ट्र के अंदर, और टोमेटो मोजाइक वायरस कहाँ पे आपका, कर्नाटक में और बाकी सदर्न स्टेट्स के अंदर। टोमेटो मोजाइक वायरस अफेक्टेड द क्रॉप्स इन कर्नाटक एंड सदर्न इंडियन स्टेट्स। बोथ वायरस बिलोंग टू डिफरेंट वायरल फैमिलीज, ये देखो सेम मत कर देना, दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट वायरल फैमिलीज बट शेयर सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ डैमेज दे कॉज। तो डैमेज लगभग तरीका सेम है पर फैमिलीज दोनों की डिफरेंट है, ये कीवर्ड निकालने होते हैं आपको पढ़ते हो, ठीक है ना। तो दिस बोथ CMV एंड TO यानी कुकुम्बर मोजाइक वायरस और टोमेटो मोजाइक वायरस, दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट वायरल फैमिलीज। अब स्प्रेड होने का तरीका भी अलग है, ठीक है ना। जो टोमेटो मोजाइक वायरस है, इट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स, सैपलिंग्स, एग्रीकल्चर टूल्स एंड ह्यूमन टच। इट ओनली टेक्स अ फ्यू इन्फेक्टेड सैपलिंग टू स्प्रेड द वायरस, कोई मतलब नहीं है। और जो कुकुम्बर मोजाइक वायरस है, इट्स स्प्रेड थ्रू सैप सकिंग इंसेक्ट्स। अब याद कैसे करोगे, देखो आप इसको, कोलेस एफाइड्स, जो आपका टोमेटो मोजाइक वायरस है और कुकुम्बर मोजाइक वायरस है, तो ये छोटा है ना नाम, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें 4 वर्ड आ गए, इसमें 3 वर्ड है, तो छोटा होगा तो किसके थ्रू जाएगा,
इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये कहाँ से जा रहा है आपका कुकुम्बर मोजाइक वायरस, सैप सकिंग इंसेक्ट्स कॉल्ड एफाइड्स। और ये टोमेटो, तो मतलब TO 4 वर्ड आ गए ना यहाँ पे, तो ये बड़ा नाम है TOMB, ये CMB है बस। तो ये क्या होगा, बड़ा है तो मतलब बहुत सारी चीजों के थ्रू फैलेगा। तो बाकी सारे हो गए इन्फेक्टेड सीड्स, सैपलिंग्स, एग्रीकल्चर टूल्स, बड़ी बड़ी चीजों के थ्रू, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम में बस इतना भी याद आएगा ना तो आप कर लोगे यार। CMB 3 वर्ड का था, TOMB 4 वर्ड का है। 3 वर्ड वाला छोटा है तो छोटा क्या इंसेक्ट्स के थ्रू जाएगा, छोटे छोटे के थ्रू, तो यहाँ पे कर लोगे इन्फेक्ट्स के थ्रू। बाकी बड़े बड़े सैपलिंग्स हो गए, एग्रीकल्चर टूल्स, ह्यूमन टच, हो जाएगा टोमेटो मोजाइक वायरस। ऐसे करना है, ठीक है। चलो, गुलियन बेरी सिंड्रोम, GBS इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। भाई इतना याद रखना है, जो गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या है, इट इज ऑल्सो रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऊपर हमने पढ़ा था एल्जाइमर्स, वो भी क्या था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ठीक है। बेबियोसिस इज अ डेडली डिजीज दैट अकर ड्यू टू द पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ये पढ़ना है कि जो बेबियोसिस होती है किस कारण होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इट इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स। तो जो इन्फेक्टेड टिक्स वो ह्यूमन को बाइट कर लेते हैं, तो वहां से होगी आपका बेबियोसिस, पर्टिकुलरली ब्लैक लेग्ड और डियर टिक, ये टिक जब कर। तो बेबियोसिस इज कॉज्ड बाय द पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ये करना है यार बस। H3N8 क्या है, सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस फाउंड इन द बर्ड्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वीन इन्फ्लुएंजा वायरस, रशियन फ्लू, एशियाटिक फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू मोस्टली कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स और देयर फीकर और देयर सलाइवा और रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस। HLA-B*1501 जीन, ऐसे वहां पे आ जाएगा इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना है आपको किसके है, ठीक है ना। तो ये जीन ऐसा है दैट इमर्ज एज अ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन फॉर, जो भी कई लोग क्या होते थे एसिम्प्टोमेटिक होते थे पर कोविड-19 केस होता है उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते थे, तो वो किस कारण नहीं होते थे, इस जीन के कारण। क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता था कि वो जो SRS-CoV आपके वायरस थे ना, ये जो कोविड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको फटाफट उसको क्या करता है, साफ कर देता था, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल दिस enhanced immune response may be key factor in preventing the development of noticeable symptom। तो सिम्टम आते नहीं थे, भले वायरस है लेकिन ये इतना एक्टिवेट कर देता जीन उसको, अपने इम्यून सिस्टम को, इसके कारण जो वायरस था उसकी सिम्टम्स आते नहीं थे, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड केसेस होते हैं उसके में रिलेटेड किससे, वो HLA-B*1501 जीन के साथ। कोई हमें PhD डॉक्टरी नहीं करनी है, बस रिलेट करना है इसको कोविड-19 केसेस से, और कैसे वाले जो एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। प्रोसेस ही मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, ठीक है ना। हैज बीन फाउंड टू एड स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स नोन एज T सेल्स इन क्विकली रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैकिंग। फटाफट रिकॉग्नाइज करेगा और अटैक कर देगा उनके ऊपर, कि तो भले ही कोविड का वायरस आ गया पर सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये बिकॉज ऑफ दिस जीन। व्हाट इज गैलेरी टेस्ट, बस इतना याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू कैंसर। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाइड थोड़ा जल्दी हो जाएगा ट्रीटेबल कैंसर इन द अर्ली स्टेज। तो गैलेरी टेस्ट किसके रिलेटेड है आपका, इट इज रिलेटेड टू द कैंसर। बोन डेंसिटी का टेस्ट कौन सा था, तो डेक्सा। डेक्सी। वेरी गुड, डेक्सा, ठीक है। शुगोशिन व्हाट इज शुगोशिन, अब ऐसे आ जाएगा शुगोशिन तो कहीं वहां पे लिखा होगा मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, सैटेलाइट, ये दिमाग बस इतना बस आइडेंटिफाई कर लो क्या है। तो जो शुगोशिन है वो क्या है, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन शुगोशिन एज अ की प्रोटीन दैट लॉक्स X क्रोमोसोम इनटू फेमस। जो ये देखो 2 क्रोमोसोम है ऐसे, तो ये कैसे भी हो सकते थे ना, पर इनकी प्रॉपर शेप X कैसे है, जो इनको लॉक करके रखता है, इट्स बिकॉज ऑफ द शुगोशिन प्रोटीन, बस ये याद रखना है। बेनिन एंड मार्ली एलिमिनेट ट्रैकोमा, ठीक है। तो ट्रैकोमा का आई इन्फेक्शन की डिजीज थी, तो बेनिन और माली इन्होंने अफ्रीका में कंट्रीज है, ठीक है ना। यार एक डिजीज और मैंने कराई थी, याद आ रही किसी को कल, मारबर्ग वायरस डिजीज, हाँ माल, कौन कहाँ पे थी वो, कौन सी कंट्री ने हटाई है, मार ही इक्वेटोरियल देगी, गुनिया ना सर। हाँ मार देगी, इक्वेटोरियल ग्यूनिया, शाबाश, इक्वेटोरियल ग्यूनिया में मार ही देगी, ठीक है। मर गई, कोड क्या बता दिया याद है, मर गई ऐसे कुछ बोला था मैंने, गुई, मर गई, ठीक है। इक्वल बोला था सर, इक्वल से रिलेटेड इक्वल, कुछ।
क्या बोला था इक्वल? नहीं वो तो अलग था, वो तो इक्वाडोर का जो प्रेसिडेंट बना था वो था नोबो है, वो इक्वल हो गया, वो अलग था। हाँ मिक्स मत करो यार। हाँ वो यंग, कोई यंग बना था वहां पे, वो मैंने कहा था इक्वल हो गया, वो अलग था। और नोबोवा था सर वो। हाँ शाबाश। ये मेरे को लग रहा है मर गई से किया था, कि मर से मरबर्ग हो जाएगा और गई से इक्वेटोरियल गिनिया। चलो। यार्चा गुम्बा, ठीक है, कॉर्डिसिप्स ने से लोकल इन्हें यार्चा गुम्बा, ये क्या है? पैरासाइटिक फंगस है, बस ये याद रखना है। वहां पूछ लेगा क्या है, ये फंगस है, वायरल है क्या है? तो यार्ची गुम्बा क्या, इट्स अ पैरासाइटिक फंगस दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अ कैटरपिलर। तो कैटरपिलर की बॉडी पे ग्रो करता है। ऑल्सो नोन एज हिमालयन व्याघ्रा, ठीक है, हिमालयन व्याघ्रा भी बोलते हैं इसको। इट फॉर्म्स व्हेन द पैरासाइटिक फंगस लॉजेस इटसेल्फ इन द कैटरपिलर। तो फिर अभी ऐसा व्याघ्रा है कि हिमालयन व्याघ्रा, तो कौन लेगा? चाइनीज ही लेंगे फालतू, ठीक है ना ये। इट इज हार्वेस्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ विलेजर इन नेपाल एंड तिब्बत एंड देखो सोल्ड इन चाइना। उनको लगता है, ठीक है, वेर इट इज यूज एज ए हर्बल मेडिसिन तरह यूज करते हैं। क्या नाम है? यर्चा गुम्बा, पैरासाइटिक फंगस। हालांकि ऑब्वियसली जो भी चाइना लेता है उस पर ये रहता है कि देर इज नो डेफिनेट रिसर्च एंड ऑल, ठीक है, अभी तो कोई रिसर्च ने कंफर्म नहीं किया इसको। चलो। रेयर रेड अरोरा स्पॉटेड इन लद्दाख, हमने पढ़ा था अरोरा बोरोलीज, है ना, कहाँ पे स्पॉट हुए हैं? आपके लद्दाख में, ठीक है। ये हानले और मिराग जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ऑब्जर्व किया है। क्रैब नेबुला, नासा इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोर रिलीज द ब्रेथ टेकिंग इमेज ऑफ द क्रैब नेबुला, अ सेलेस्टिकल बॉडी दैट हैज इंट्रीग्यूटेड एस्ट्रोनॉमर फॉर सेंचुरीज। तो काफी टाइम से ढूंढ रहे होंगे, मिल गई होगी सेलेस्टिकल बॉडी क्रैब नेबुला। द क्रैब नेबुला इज द रेमिनेंट ऑफ सुपरनोवा। ये इंपॉर्टेंट बात है, किससे रिलेटेड है ये? जो सुपरनोवा से रिलेटेड है, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था उसका रेमिनेंट है क्रैब नेबुला। स्कैरी बारबी क्या है? लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन। तो आज तक जो सबसे लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन है उसको बोलते हैं स्कैरी बारबी। डैमन पार्टिकल offers the potential to revolutionize superconductors by enabling them to function at room temperature. जो आपके कंडक्टर्स हैं दे फंक्शन एट वेरी लो टेम्परेचर। तो इनको डैमन पार्टिकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनको रूम टेम्परेचर पे काम करा सकते हैं, ठीक है ना। द डैमन पार्टिकल बिहेव लाइक अ प्लाज्मम एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये डैमन पार्टिकल, और इससे क्या होएगा? सुपर कंडक्टर दे कैन इनेबल देम टू वर्क एट द रूम टेम्परेचर। ये बात याद रखनी है, डैमन पार्टिकल, ठीक है। तो इसको रिलेट करना है कि न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक होगी, और फायदा किसको करेगा? सुपर कंडक्टर्स को। जीरो शेडो डे, ऐसा डे जब वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स की शेडो नहीं आती है, ठीक है। Zero shadow day is a unique astronomical phenomenon that occurs when sun is directly overhead. It is a day when shadow of vertical object disappear. It occurs twice a year in Bengaluru, one during Uttarayan, one during Dakshinyan. ठीक है ना, जब सूरज उत्तर की तरफ जाता है उत्तरायण, जब दक्षिण तरफ दक्षिणयान। बेसिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच मूव करते हैं। तो द लैटिट्यूड रेंज ऑफ द लोकेशन वेयर जीरो अगर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अप्रैल 25 को कौन सा लैटिट्यूड होता है? ये 13 डिग्री 113 हो गया, 13 डिग्री नॉर्थ। बस। इजराइल 1, ठीक है। तो निविदा जो यूएस की गेमिंग एजेंसी वो बना रही है इजराइल 1, ये क्या है? इट्स मतलब पोइज टू बी मोस्ट पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो एआई सुपर, याद रखना है, इजराइल 1 इज अ एआई सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है इजराइल 1। निविदा जो यूएस की एजेंसी वो बना रही है इसको। शेंगजाओ 16 मिशन चाइना का है, ठीक है ना। शेंगजाओ 16 मिशन, चाइना स्पेस प्रोग्राम कंटिन्यूज टू मेक रिमार्केबल स्ट्राइड्स, सक्सेसफुली लॉन्च शेंगाओ 16 मिशन सेंडिंग 3 एस्ट्रोनॉट, ठीक है, टू इट्स फुली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन। तो इन्होंने शेंगाओ 16 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है अपने स्पेस स्टेशन में। शेंगाओ 16 स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च, कहां से लॉन्च किया था? ज्यूक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना। ये चाइना का लॉन्च, कई बार होता है लॉन्च वो होगा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर मैच करवा लेंगे कंट्रीज का। तो ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर किसका है? चाइना का, ठीक है। सेंजाओ 16 मिशन किसका है? चाइना का, ठीक है, जहां पे 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे स्पेस स्टेशन पे। नासा और स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन, ठीक है। तो क्रू 6 मिशन किसका है? नासा का और स्पेस एक्स का, दोनों का। क्रू 6 मिशन इज ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स। द क्रू ड्रैगन कैप्सूल विल बी कैरिड बाय द फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसको, ठीक है। द कैप्सूल इज बीइंग सेंट फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चैट जीपीटी सबको पता है एआई बेस्ड चैटबॉट है। चैट जीपीटी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू आस्क क्वेरीज। रिप्लाई करेगा क्वेरी की बहुत टेक्निकल एंड जार्गन फ्री।
फ्रंटियर मॉडल फोरम, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रिलेटेड है। तो 4 इंडस्ट्री जाइंट जैसे एंथ्रोपॉस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ठीक है, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, इस द फोरम एम्स टू ऑन द सेफ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ यूज के लिए ये फोरम बनाई गई है, फ्रंटियर मॉडल फोरम। आपको याद रखना इट इज रिलेटेड टू द सेफ यूज ऑफ एआई। 4 कंपनी है, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं, तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन द पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो नेचुरल पाइप, नेचुरल, तो नेचुरल गैस मिस करेंगे, ऑफ द एनटीपीसी कावा सूरत के अंदर, ठीक है। द प्रोजेक्ट विच एम्स टू सप्लाई H2NG, ठीक है ना, तो मैंने कहा नेचुरल गैस के अंदर हाइड्रोजन को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सूरत के अंदर, एनटीपीसी कावास टाउन, जो एनटीपीसी की कवास में टाउनशिप है उसके अंदर यूज किया है इसको, टू द हाउस होल्ड इन द कवास टाउनशिप। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बताया था क्या होता है आपको, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे, H2 और O2 बन जाएगा। अगर इसको ग्रीन तरीके से, है ना, मान लो ऐसे सोर्सेज सोलर से या विंड से, रिन्यूएबल एनर्जी से किया है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से किया है इसको, तो इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसको एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर और विंड पावर। द प्रोसेस स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, विद हाइड्रोजन बीइंग कैप्चर्ड, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेंगे एंड स्टोर्ड टू यूज एज अ फ्यूल, एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये बेसिक सिस्टम, एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ। व्हाट इज Cl20? बड़ा खतरनाक बम है Cl20, ठीक है, भाई ऐसे याद रखो, बम है Cl20। It is one of the most potent explosively known worldwide, ठीक है। इन कंपैरिजन टू कॉमन, ये आपने सुना होगा RDX, HMX, CL, ये Cl20 तो बहुत बड़ा है, बोस्ट ऑफ हायर एनर्जी आउटपुट, मेकिंग इट द इंट्रिगिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द मिलिट्री एप्लीकेशन। Cl20 इट्स एन एक्सप्लोसिव, मोस्ट पोटेंट एक्सप्लोसिव नोन वर्ल्ड वाइड, Cl20। वो बोल देगा Cl20 क्या सैटेलाइट है, ऐसे डालेगा, ठीक है ना, इट्स अ मोस्ट पोटेंट एक्सप्लोसिव Cl20। व्हाट इज सुपर BIT, ठीक है, सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप, तो ये टेलीस्कोप है, ठीक है, सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप। अब वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा जैसे, ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। सुपर BIT इज अ स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप है ये, डिजाइन टू मेजर प्रिसाइज वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी लेंसिंग करती है, थोड़ा कर्व शेप में मूव करती है, तो गैलेक्सी के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है सुपर BIT। सुपर BIT एम्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ डार्क मैटर, तो कितना डार्क मैटर प्रेजेंट है इन द गैलेक्सी क्लस्टर्स, एज वेल एज द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, कितना डार्क मैटर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग गैलेक्सीज की, इन सबको मेजर करता है आपका सुपर BIT, सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अनकवर्स द, अगेन टेलीस्कोप है, कॉस्मिक माइंड इन द अर्ली यूनिवर्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आ चुका है UPSC में। ट्रॉपिक्स मिशन, ठीक है, ट्रॉपिक्स मिशन क्या करेगा? इज अ मिशन कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्यूब सेट, छोटी छोटी सैटेलाइट है, 4 आइडेंटिकल क्यूब सेट, एम्ड एट ऑब्जर्विंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिक्स आ गया तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑब्जर्व करने के लिए है ट्रॉपिक्स मिशन। These CubeSat will collect data more frequently than traditional, पहले से ज्यादा frequently data collect करेंगी। The first 2 satellites were launched using electoral orbit launch vehicle deployed by Rocket Lab. The second of the satellite will be launched about in, ठीक है, इसको बस ये याद रखना, ट्रॉपिक मिशन इसलिए आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन को, उसकी एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए। एओलस सैटेलाइट, ठीक है, कौन लॉन्च कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ईओलस सैटेलाइट कौन करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या मेजर करेगी, क्या ऑब्जर्व करेगी आपका? इट विल कलेक्ट डेटा ऑन द ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ द अर्थ विंड, विंड के रिलेटेड। तो एक तो लिख लो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है, विंड से रिलेटेड डेटा करेगी, विच विल यूज टू एनालाइज द वेदर फोरकास्ट एंड क्लाइमेट मॉडल, और हेल्प किसमें करेगा? वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडल में, ठीक है। डॉपलर विंड लीडर यूज होगी इसके अंदर। जुपिटर 3, ठीक है, तो अगेन स्पेस एक्स का प्रोग्राम देखो, स्पेस एक्स इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग, कर दिया लॉन्च, बस ये याद रखना जुपिटर 3 किसका प्रोग्राम है? स्पेस एक्स का। द
द सैटेलाइट नेम जुपिटर 3 डेवलप्ड बाय मैक्सर टेक्नोलॉजी इज अ ब्रेकथ्रू इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोस्टिंग इम्प्रेसिव साइज एंड कटिंग है। तो ये क्या है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जुपिटर 3 स्पेस एक्स का है, ठीक है ना। स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है, जो स्पेस एक्स का पता ही आपको, फाल्कन है उसका नाम, हैवी रॉकेट नोन फॉर इट्स ट्रिपल बूस्टर विल कैरी द जुपिटर 3 सैटेलाइट इन द स्पेस। ये याद रखना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये जुपिटर 3, किसकी है, स्पेस एक्स की। कौन ले गया, फाल्कन हैवी रॉकेट। पारस स्पेक्ट्रोग्राफ, देखो स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम मेजर करता है, ठीक है ना। तो कोई मिनरल हो गया उसकी क्वालिटी या एयर यूनिवर्स में, तो स्पेक्ट्रम को मेजर यूज कर, जो भी लाइट आती है उससे जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो स्पेक्ट्रम को मेजर के लिए क्या करते हैं हम, स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए। पारस स्पेक्ट्रोग्राफ डिस्कवर डेंस एक्सोप्लैनेट्स, तो एक्सोप्लैनेट से जो लाइट आएगी उसका स्पेक्ट्रम वो मेजर करेगा, उसमें बताएगा फिर क्या क्वालिटी है यहाँ पे, कैसे मिनरल कंपोजिशन है, वो सब होता है। The discovery of the exoplanets involved a collaborative effort between different scientists, India, Germany, Switzerland and, तो इसका नाम क्या है, पारस स्पेक्ट्रोग्राफ डिस्कवर डेंस। तो उसने डेंस एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए होंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम से लाइट जिस हिसाब से बैंड करती है जो भी होता है ना, उससे आइडिया लग जाता है कि कैसा क्या प्लेनेट है वहां पे। स्पेक्ट्रोग्राफ ब्रेक्स लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइट को। एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट्स स्टार्स आउटसाइड द, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, जो सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट उनको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। NVS 0 सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट 1, NVS नेविगेशन सैटेलाइट 01, ठीक है, मई 29 को लॉन्च हुई है। इट इज डिजाइन टू रिप्लेस IRNS 1G सैटेलाइट, तो हमारी जो था ना IRNS सैटेलाइट थी उसको रिप्लेस कौन किसने किया है, NVS 0। IRNS पे क्वेश्चन आ चुका है तो NVS 01 पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो IRNS 1 को रिप्लेस कर रही है आपकी NVS 01 सैटेलाइट। IRNS इंडियन रिमोट है ना, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1G सैटेलाइट, वो कब 2016 में लॉन्च हुई थी, इसको हमने मई 29 2023 में लॉन्च किया है। विद द मिशन ऑफ लाइफ ऑफ 12 years, द NVS 01 satellite aims to enhance the existing navigation infrastructure by incorporating advanced technology and capabilities. जूस मिशन किसके लिए, जुपिटर के लिए, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जूस मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये याद रखना है, जुपिटर 3 सैटेलाइट थी कम्युनिकेशन, स्पेस एक्स की, फाल्कन रॉकेट लेके जाएगा। जूस मिशन किसका है, ESA का है, जुपिटर के लिए, ठीक है। LVM3 वन वेब इंडिया 2 मिशन, ठीक है। इसरो एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सक्सेसफुल लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन, अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द स्पेस कनेक्टिविटी के लिए। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से दिया है, LVM3। इसरो लॉन्चेस आदित्य L1, सबको पता है आदित्य L1 क्या है, सन ऑब्जर्वेटरी है, सन को ऑब्जर्व करेगी दूर से, ऐसे नहीं सन के ऊपर चली जाएगी, दूर से करेगी, 1.5 किलोमीटर दूर रहेगी उससे, ठीक है ना। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, और L1 क्यों क्या है कि जो लैग्रांज पॉइंट 1 है, ठीक है ना, उसके ऊपर जाकर वहां से ऑब्जर्व करेगी ये, ठीक है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एंड ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू स्टडी द सन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। कौन ले जाएगा, PSLV लेके जाएगा। आदित्य L1 इज the first space-based observatory class Indian solar mission to study the sun from a substantial distance of 1.5 million kilometer. It will take approximately 125 days to reach the L1 point. Aditya L1 is also ISRO's second astronomy observatory class mission after AstroSat. AstroSat था हमारा 2015 के अंदर। The mission journey is notably shorter than the India's previous mission. बस ये देख लो, कई बार पूछ लेता है तो जो उसकी मिशन मार्स की जो अपना जो था मंगलयान था, उससे इसकी जर्नी थोड़ी छोटी है, ठीक है ना। द मिशन जर्नी इज नोटेबली शॉर्टर देन द प्रीवियस मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। द स्पेसक्राफ्ट इज प्लान टू बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट 1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो सन और अर्थ के इसमें ऐसे लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ पे उनकी दोनों की फोर्स बैलेंस होता है। तो उसमें जो L1 पॉइंट है उसके ऊपर हम इसको प्लेस कर लेंगे। क्या पड़ेगा, द मिशन एम्स टू प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसेंटिव सोलर कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, विंड्स। तो सोलर का कोरोना हो गया, वहां फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, सोलर विंड हो गया, इन सब की स्टडी करेगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आदित्य L1 इज टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन्स बिहेवियर इंक्लूडिंग रेडिएशन, हीट, पार्टिकल फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड हाउ दे इंपैक्ट द अर्थ। तो जो भी उसकी रेडिएशन है, हीट फ्लो है, उसका इंपैक्ट अर्थ पे क्या पड़ रहा है, ये सब चीजें पड़ेगा। अब आ गए हैं पेलोड्स, ठीक है। अब पेलोड है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है तो मेरा धर्म क्या है, याद कराना आपको, ठीक है। चलो करते हैं याद। तो 7 पेलोड है देखो आदित्य के, वैसे तो आपको याद ही होंगे, खैर VLC, सूट, सोलेक्स, हीलियोस,
एस्पेक्स, पापा, मैग, ऐसे नाम आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो शॉर्ट फॉर्म याद करूंगा, एग्जाम में से दिख जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, टिक करके आगे निकल जाना, ठीक है। अब देखो कोड क्या कहता है मेरा, आदित्य है, आदित्य लड़का है, ठीक है, आदित्य। तो आदित्य एलवन मिशन के हम पेलोड्स कर रहे हैं, तो आदित्य क्या कर रहा है, सोलो, अकेला ही, सूट पहनकर, आदित्य अकेला सूट पहनकर, वेला, मतलब अकेला ही है तो वेला ही घूम रहा है, वेला घूम रहा है हीरो बनकर, ठीक है। मगर उसको पता नहीं उसका पापा आने वाला है उसके पास, मगर उसके आसपास उसके पापा आ गए, तो सारी हीरोपंती निकल गई। तो आदित्य क्या कर रहा है, सोलो, अकेला ही, सूट पहनकर, वेला घूम रहा है, ठीक है, हीरो बनकर, मगर उसके आसपास उसके पापा आ गए। फिर अब देखो आदित्य एल1 की हम बात कर रहे हैं, इसका पहला जो आपका है सोलो, तो सोलो आ गया आपका सोलेक्स, ठीक है। सोलो अकेला क्या कर रहा था, सूट पहन के, सूट का अगला आपका आ गया सूट, ठीक है। वेला ही घूम रहा है, VLC, वेलेक, ठीक है, वेल्स। हीरो बन के घूम रहा है, हीरो से आपका आपका हीलियोस, हीलियोस, मगर अब उसके पापा आने थे उसके आसपास, ठीक है, मगर से आएगा आपका मैग, उसके आसपास उसके एस्पेक्ट से आएगा एस्पेक्स, आसपास से पापा आ गए, पापा से आपका पापा, ठीक है। आदित्य अकेला वेल सूट पहनकर, ठीक है, वेला घूम रहा था, हीरो बन रहा था, मगर उसके आसपास उसके पापा आ गए, सारे हो जाएंगे आदित्य एल1 के आपके पेलोड। ये तो हो गया, ठीक है, सूरज का मिशन। अब आएगा गगनयान, जो आपका ह्यूमनॉइड मिशन है, हम आदमी को भेजना चाहते हैं, अब एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं, उसका नाम दिया गगनयान। द प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कब अप्रूव हुआ था, 15 अगस्त 2018 में, ठीक है। इट विल सेंड 3 मेंबर क्रू टू द स्पेस फॉर एटलीस्ट 7 days बाय 2022 में नहीं हुआ, 2024 में भेजेंगे इसको अपन, 2024 में, इस साल। इसरो होप्स टू डिप्लॉय इट्स बिगेस्ट रॉकेट GSLV MK Mark 3 लेके जाएगा इसको, ठीक है। द स्पेस एजेंसी होप्स टू लॉन्च द फर्स्ट मिशन विद इन द, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन किस किसने एस्ट्रोनॉट को भेज दिया स्पेस के अंदर, रशिया बेस, ठीक है, USA, चाइना, उसके बाद 4th पे आएगी आपकी इंडिया, सक्सेसफुली करने के बाद USA, रशिया, चाइना के बाद इंडिया। गगनयान इज अ क्रूड स्पेस मिशन ऑफ इसरो, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2024। इंडियन एस्ट्रोनॉट रिसीव देयर ट्रेनिंग फ्रॉम द रशियाज रोस्कोमोस, तो हमें रशिया हेल्प करेगा इसमें। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड डिजाइन एंड बिल्ड द क्रू मॉड्यूल, DRDO is to provide food for the astronauts. The Indian Navy and ISRO recently conducted recovery trials along with the Indian Navy. चंद्रयान 3, तो हम एक तो हमने पढ़ा आदित्य L1, एक हमने पढ़ा आपका मंगलयान, ठीक है, सॉरी गगनयान, मंगलयान पहले हो चुका था। तीसरा अब हम पढ़ेंगे आपका चंद्रयान 3, ये तीनों स्पेस मिशन इस बार इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड लूनर मिशन है एंड द सेकंड अटेम्प्ट एट अचीविंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सर्फ, तो हमारा तीसरा मिशन है लून का, सॉफ्ट लैंडिंग सेकंड टाइम ट्राई करेंगे। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट पी से डेट आ सकती है। ऑन जुलाई 14, पहली डेट है जुलाई 14, फिर अगस्त 5 और अगस्त 23, ये 3 डेट याद रखनी है। ऑन जुलाई 14, 2023 चंद्रयान 3 टुक ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन, टुक ऑफ कब टुक ऑफ होता, जुलाई 14, ठीक है। और जुलाई 11 को क्या आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो वो डे वाली थीम भी याद रखनी है सारी इस बार, ठीक है ना। और जुलाई 14 को ये टेक ऑफ हुआ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। द स्पेसक्राफ्ट सीमलेसली एंटर्ड इन द लूनर ऑर्बिट, और लूनर ऑर्बिट में कब एंटर हुआ, अगस्त 5, 2023 में। द हिस्टोरिक मोमेंट अनफोल्डेड व्हेन द लैंडर मेड द सक्सेसफुल टचडाउन, और लैंडर कब मून के ऊपर टचडाउन हुआ आपका, ऑन द साउथ पोल पे लैंड हुआ था यार ना, मून के साउथ पोल पे कब लैंड हुआ था, अगस्त 23। तो हमारे स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ आपका जुलाई 14, 2023 को, मून के लूनर ऑर्बिट में एंटर हुआ अगस्त 5 को, लैंडर ने लैंड किया मून के साउथ पोल पे अगस्त 23 को, जुलाई 14, अगस्त 5, अगस्त 23, ये याद रखनी 3 डेट। और सर अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे था। नेशनल स्पेस डे, शाबाश, लो भाई, कितने अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं इंटीग्रेट करके। मिशन ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द, पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी लैंडर से,
फिर रूवर से मूविंग करनी थी मून पे, एंड टू कंडक्ट इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और वहां पे रुक के एक्सपेरिमेंट करने। तो लैंडर की लैंडिंग सॉफ्ट, रोवर की रोविंग मूविंग करना, ठीक है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये इसके ऑब्जेक्टिव है 3। अगेन अब इसके पेलोड आ गए, फिर मैं भी कसम खा के आया हूँ सारे याद कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो करते हैं याद। अरे याद कराऊं या कर लोगे? सर करा दो, सर करा दो आप। करा दो सर प्लीज। ओके ओके, प्लीज हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। साइंटिफिक पेलोड्स और ऑब्जेक्टिव, ये तो आप पढ़ लेना, है ना, आएगा नहीं क्वेश्चन इससे, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन ही पूछेगा किसमें से क्या पेलोड क्या है, ठीक है। देखो पहले मैं पढ़ाया तो रेडियो, नहीं तो लगेगा कि मास्टर कैसा है, फर्जी है, बस पढ़ा रहा नहीं, कुछ याद करवा रहा है, तो मैं कुछ पढ़ा देता हूँ पहले, आपको लगना चाहिए मास्टर है। रेडियो, एनाटॉमी ऑफ द मून, बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, रंबा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द प्लाज्मा डेंसिटी फ्लक्चुएशन नियर द लूनर। अब मैं प्लाज्मा डेंसिटी 5 मिनट बात करूं, प्लाज्मा डेंसिटी क्या होती है, मून कैसे करेगा, अरे हमें क्या करना है उसका यार, कर लेंगे साइंटिस्ट इसरो वाले, प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट से करनी है, वो कितने टाइम में करेगा, कोई मतलब नहीं हमें, हम तो याद करेंगे बस रंभा, जो कि अपना साइंटिफिक पेलोड है, ठीक है। चलो, चंद्रा सरफेस थर्मो, कोई थोड़ा एक हायर लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो बस इतना इतना कर लो कि आइनोस्फेयर और एटमोस्फेयर की जो होगा, ठीक है, रंभा वो क्या करेगा, प्लाज्मा डेंसिटी देखेगा उसकी। सरफेस का जो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो क्या मतलब थर्मल ट्रेड्स के लिए क्या है आपका, चेस्ट है, और जो सिस्मिक एक्टिविटी के लिए क्या है, इल्सा है, जो सिस्मिक एक्टिविटी मेजर करेगा, ठीक है। लेजर किसके लिए आपका, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द मून सिस्टम। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा आपका, क्योंकि मैंने बताया था स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ, और वहां से स्पेक्ट्रम को ब्रेक करेगा और उसकी मिनरल की कंपोजिशन, तो मिनरल के एट्रीब्यूट्स देख लेगा, ठीक है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये भी क्या करेगा आपका, अगेन जियोलॉजी देखेगा लून की। तो ये इतना याद रहना नहीं, बेसिक बेसिक कर लो, हम तो याद करते हैं अपना कौन कौन से पेलोड लेके जाएगा चंद्रयान 3। तो पहला है रंबा, दूसरा है चेस्ट, तीसरा है इल्सा, इल्सा को मैं लीजा बोल दूंगा याद करने के लिए, और ये है एलआरए, इसको मैं बोलूंगा लारा, ठीक है, और ये है एफेक्स, और ये है लिबस, लिब्स को बोलेंगे हम लिबास। अब देखो, जो राम है वो चेज कर रहा था किसको, लीजा को और लारा को, ठीक है। तो राम चेज कर रहा था लीजा और लारा को, तो उन्होंने आपस में लिबास चेंज कर लिया, ताकि भाई कंफ्यूजन हो जाए राम को, लारा बन गई लीजा, लीजा बन गई लारा। कैसा लगा कोड, ठीक है, क्या चेंज करूं? करने तो दो सर राम चेंज। चेंज कर रहा था लीजा और लारा को, ठीक है, तो उन्होंने आपस में क्या कर लिया, अपना लिबास चेंज कर लिया, ताकि राम को कंफ्यूजन हो जाए। चल जाएगा, याद हो जाएगा? यस सर। चलो फिर, राम से हो गया रंबा, राम चेज कर रहा था, चेस्ट, ठीक है, किसको, लीजा, तो इल्सा को मैंने बस लीजा बोला, लीजा और लारा को, एलआरए को लारा, तो उन्होंने आपस में क्या कर लिया, एपेक्स, आपस में उन्होंने चेंज कर लिया अपना लिबास, LIBAS को बोला लिबास। तो ये हो गया आपके 5, कितने हैं, 4 2 6 कंपोनेंट हो गए, है ना, 6 साइंटिफिक पेलोड हो गए चंद्रयान के। अच्छा जी, आदित्य L1 के सुनाओ, कोई सुनाएगा तो। बताओ आदित्य L1 का। आदित्य सोलो जा रहा था और ठीक है, हीरो सोलो का जा रहा था सूट पहनकर, सूट बेला, पहन है ना, बेला घूम रहा था, उसके बेला आसपास उसके पापा आसपास उसके पापा आ पापा गए, ये चलो देखो, मगर उसके तो आदित्य सोलो सूट पहनकर बेला हीरो बनकर, सॉरी हीरो भी आ गया, हीरो बनकर घूम रहा था, ठीक है, मगर उसके आसपास एस्पेक्स, यहाँ पे एस्पेक्स है आसपास का, पापा उसके आ गए, ठीक है। राम चेज कर रहा था लीजा और लारा को, इसलिए उन्होंने आपस में क्या कर लिया, लिबास चेंज कर लिया, ठीक है, एपेक्स। चलो ये आ गया अपने चंद्रयान, ये तो ठीक हो गया। अब आओ इस पे निसार क्या है, निसार पे क्वेश्चन आ चुका है वैसे, नासा और इसरो, नासा एंड इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार, ऐसा है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इट्स अ मिशन, इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो एम्ड एट बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो निसार के अंदर हम क्या करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इक्विप्ड विद द डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, इट आल्सो हैज द लार्जेस्ट रडार एंटीना ऑफ इट्स टाइप,
The satellite will be the first of its kind and will be used remotely sense natural phenomena on the earth and Antarctic cryosphere. तो जो भी नेचुरल फिनोमिना है अंटार्कटिक का क्रायोस्फीयर उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा निसार। नासा और अर्थ का इसरो का कोलैबोरेशन है। XPOSat, ठीक है, इसरो एंड द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु हैव जॉइंड हैंड्स टू एम्बार्क एन एक्साइटिंग मिशन known as X-ray polarimeter satellite. X-ray polarimeter satellite. This collaborative effort aims to well into dynamics of bright astronomical X-ray sources, shedding light on the behavior and characteristic. ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज है उनको ऑब्जर्व करेंगे। एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट किसका? इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का कोलैबोरेशन। PSLV C55 लॉन्च करेगा टीलियोस 2 मिशन। टीलियोस 2 एंड ल्यूमिनाइट 4 ये आर द 2 सिंगापुर सैटेलाइट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो टीलियोस 2 एंड ल्यूमिनाइट 4 आर द 2 सिंगापुर मेड सैटेलाइट दैट वर लॉन्च्ड अब्रॉड। कौन करेगा? PSLV फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। PSLV C55 mission under which 2 satellites were launched is significant more than it marks ISRO's first commercial mission of the year 2022 and is also the first mission to use the PSLV orbital experimental module। ये खबर मैं आपको 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ, एक तो टीलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4, ये इसकी है सिंगापुर बेस्ड सैटेलाइट है, ठीक है, टीलियोस 2 और ल्यूमिनाइट। दूसरा है ये वाला पोयम। पोयम क्या है आपका? इकोनॉमिक्स वाला पोयम नहीं, दूसरा है, ठीक है। ये है आपका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ये देखो क्या होता है। PSLV के 4 स्टेज है ना, 1 2 3 4, ठीक है। जो पहली 3 स्टेज होती है ना वो तो आपकी कंज्यूम हो जाती है और फिर फाइनली वो अर्थ पे आ जाती है, अपने सी के अंदर डिकम्पोज गिर जाती है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है यूज हो। जो 4th स्टेज है वो रहती है स्पेस के अंदर और वो डेब्रीज की तरह रहती है, स्पेस की डेब्रीज की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा PSLV C55 में, पोएम के अंदर, इसके अंदर जो 4th स्टेज होगी ना वो स्पेस के अंदर रहेगी और वो डेब्रीज की तरह उसको यूज करेंगे फॉर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर जो 4th स्टेज है दैट विल बी यूज्ड इन द स्पेस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। दिस इज द 4th स्टेज, ठीक है। PSLV, ये 2 बातें याद रखनी थी, टीलियोस 2, ल्यूमिनाइट 4 और आपका पोएम। AI फॉर इंडिया, ठीक है, ये तो कोई इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोवाइड ओवरव्यू, बच्चों को ट्रेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की फर्स्ट पोड टैक्सी, ठीक है, यमुना अथॉरिटी ने ओके कर दिया है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहां पे फिल्म सिटी भी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से पावर होगी, इनके डेडिकेटेड रूट होंगे, अलग रूट पे चलेगी, ट्रैफिक कोई चक्कर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यही है। क्रीमिया कोंगो हेमरेज फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय टिक बोर्न वायरस। तो ये क्रीमियन कोंगो हेमरेज फीवर कैसी है? वायरल डिजीज है। Goa has set a groundbreaking precedent by becoming first Indian state to offer free in vitro fertilization treatment alongside assisted reproductive technology, IVF, ART और intrauterine and insemination, इन सबको फ्री प्रोवाइड कर रहा है गोवा। ये पूछ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट पीसेस के अंदर। ईरान has successfully placed its 3rd military satellite नूर 3। तो नूर 3 की सैटेलाइट है आपकी ईरान की। अरे साउथ कोरिया की नेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताओ जल्दी। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हवा सिंह सर, हवा में सिंह करता हवा है। में सॉन्ग, हवा में गाने गाता है, हवा सॉन्ग, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया की। शाबाश, नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ बोल दिया मैंने, गलती हो गई, नॉर्थ कोरिया। WHO हैज अनवेल्ड द गुजरात डिक्लेरेशन, ठीक है। तो एक थी दिल्ली डिक्लेरेशन, चलो अब याद, दिल्ली डिक्लेरेशन के पॉइंट बताओ जल्दी। G20 दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली डिक्लेरेशन जो भी है, हमारे पॉइंट तो कल तो याद करवाए थे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होना था सर। बायोफ्यूल अलायंस, अफ्रीकन यूनियन को ले लिया, और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कम करना है, कॉरिडोर था, और कॉरिडोर था सर, कॉरिडोर था, कॉरिडोर था एक, 5 और हेल्थ था सर, हेल्थ था सर, बताना है 6 और बताओ। हेल्थ हेल्थ क्लाइमेट, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट 7, शाबाश। एक और बता दो, लास्ट बच गया, सर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, चलो याद है, शाबाश। तो अब आज हम करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ, एक वो था, सही कह रहे हो, क्रिप्टो करेंसी का रहेगा, ठीक है, शाबाश। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड द गुजरात डिक्लेरेशन, द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट WHO की ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट कहाँ पे हुई है? आपकी गुजरात में। उसका क्या निकला है? गुजरात डिक्लेरेशन।
इंडिया इज द होस्ट ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर में हुई थी गुजरात में, प्लेज अ पाइवटल रोल इन एडवांसिंग समिट एक्शन इनटू एजेंडा। देखो कल याद कराया था आपको मैंने, आपको आज याद है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। ऐसी चीजें याद होंगी पक्का। अब आपको आदित्य L1 के भी याद होंगे और चंद्रयान 3 के भी याद होंगे पेलोड्स। ये तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसे करनी चाहिए पड़ेगी, घर जाओ तो कुछ लेके जाओ क्लास से, हाँ भैया सीखा है आज मैंने कुछ। A recent study published in the journal Nature reported evidence of high helium-3 in the rocks। बता रहे कि कनाडा के अंदर लीक हो रही है, ठीक है ना, रॉक्स में वहां पे हीलियम-3 काफी मिल रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जो अर्थ की जो कोर है दैट इज बीइंग लीकिंग, ठीक है। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है इतना फास्ट गया, वो फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया। NASA's Parker solar probe has achieved a remarkable feat, becoming the fastest human-made object in the history। NASA Parker solar। ठीक है भाई, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड डिफेंस और बाकी के प्रोग्राम जो भी और आगे जो है मॉड्यूल्स हम कल की क्लास में लेंगे। आज क्लास में इतना ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।